So, good evening, everybody. I hope I am audible and visible. Welcome to Bounce Back series of Business Laws. And मैं यहाँ पर आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूनिट नंबर 3 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की। दोस्तों, जिस भी पीडीएफ से मैं रिवीजन करा रहा हूँ, सबसे पहली बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको उसकी ड्राइव मिल जाएगी। जहां आप उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जैसे ही आप ड्राइव पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे चैप्टर्स की मेरी हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगी, जितने चैप्टर्स रिवीजन हो चुके हैं वो। प्लस डिस्क्रिप्शन पर आपको मेरे पुराने जो मैंने पिछले जो टॉपिक्स का रिवीजन लिया है उसकी भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। डोंट यू वरी। और इसके बाद ये इंफॉर्मेशन के बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आज का यूनिट नंबर 3, दैट इज अदर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर में आपको ये मान के चलना काफी बड़ा चैप्टर है, टाइम लगेगा, बट दोस्तों हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे और सिर्फ खत्म नहीं करेंगे, इसको ऑलमोस्ट अपने फिंगर टिप्स पर करके ही उठेंगे। ठीक है, यहां पर जितना टाइम लगे चलेगा, बट हमारा फोकस क्वालिटी कंटेंट पर है। और भले ही टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग जाए, रिवीजन ना समझ के, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है, ये एक एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन है, तो ये रिवीजन लेक्चर से ज्यादा, क्रैश से थोड़ा कम, रेगुलर लेक्चर से थोड़ा कम। पर दोस्तों, ये नोट्स सारी चीजें और जो मेरे क्वेश्चन बैंक से टॉपिक वाइज वो भी उस ड्राइव पर अवेलेबल होते जाएंगे। जूम सेशंस पर जो मैंने आपको बोला था कि राइटिंग सेक्शंस होंगे, तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के हो चुके हैं और अब हम आज चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, चैप्टर नंबर 3 अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर, यहां पर नाम क्या है? अदर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अदर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट याद करिए, सेक्शन नंबर 10 में हमने पढ़ा था, देयर शुड बी एग्रीमेंट, पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, है ना, कंसेंट, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, और ऐसा एग्रीमेंट स्पेशली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होने चाहिए। तो इस चैप्टर में उसी बात को इन डिटेल बताया गया है। नाउ मेरी बात समझना, मैंने इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहला पार्ट है दोस्तों कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम 2 सेक्शंस पढ़ेंगे, सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12। सेक्शन 11 एंड सेक्शन 12। फिर सेकंड पार्ट में हम कंसेंट और फ्री कंसेंट को कवर करेंगे, जिसमें सेक्शन 13 से लेके सेक्शन 22 तक एक मेजर चंक रहेगा। फिर हम जाएंगे थर्ड पार्ट में, दैट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसीडरेशन के बारे में, जिसमें हमें 2 सेक्शन कवर करने हैं, सेक्शन 23 एंड 24। दोस्तों 25 हम यूनिट 2 में कवर कर चुके हैं, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शंस पर। नाउ फिर हम आएंगे सेक्शन 26 से 30, जो कि हमारा लास्ट पार्ट होगा, एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, नाउ वी आर फोकसिंग ऑन फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज की क्या कैपेसिटी रहती है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, ताकि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहे। नाउ सेक्शन 11 बात करता है कि 3 लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। नंबर 1 पर्सन क्या होना चाहिए? मेजर। जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो क्या होना चाहिए? मेजर होना चाहिए। साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड के बारे में डिटेल में थोड़ा सा सेक्शन 12 में गिवन है। और वो पार्टीज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए दोस्तों। तो 3 बातें सेक्शन 11 बोलता है। सेक्शन 11 बोलता है कि पार्टी शुड बी ऑफ 18+, दैट इज मेजर, साउंड माइंड, और डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। सर मेजर कौन होता है? जो पर्सन माइनर ना हो, मतलब ऐसा पर्सन जिसने 18 ईयर से एज की एज क्रॉस कर ली, उसे हम मेजर बोलते हैं। और 18 से कम है या 18 ईयर से एज कम है तो उसको हम माइनर बोलते हैं। करेक्ट? इसके बारे में हम थोड़ा सा देर में आगे आएंगे और डिटेल में। फिर हम आते हैं दोस्तों सेक्शन नंबर 12, जो बात करता है साउंड माइंड की। साउंड माइंड के जो सेक्शन का एनालिसिस करेंगे कि एक जो पर्सन है, अगर वो ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज अनसाउंड माइंड का है, तो ऐसे केस में उसे हम इडियट बोलते हैं, और वो पर्सन कैन नॉट बी इंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। एनी एग्रीमेंट विद दैट कॉन्ट्रैक्ट पर्सन इज वॉइड एब इनिशियो। लेकिन कोई पर्सन ऐसा है जो ऑलवेज साउंड माइंड का रहता है, बट ओकेशनली, ओकेशनली अनसाउंड होता है। तो जब वो पर्सन साउंड इंटरवल में कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाता है। लेकिन ऐसा पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट इंटर करते वक्त अनसाउंड हो गया, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये बात समझ में आ रही है? याद रखना, याद रखना, वापस से मैं रिपीट करता हूं। अनसाउंड माइंड में 2 बातें, पर्सन परमानेंटली अनसाउंड है तो कहना इसे कॉन्ट्रैक्ट कभी एंटर ही नहीं कर सकता, वॉइड एब इनिशियो। करेक्ट? लेकिन पर्सन परमानेंटली साउंड है, कभी कभार ओकेशनली अनसाउंड होता है,
तो उस केस में अगर वो साउंड इंटरवल पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करता है तो वो वैलिड, अदरवाइज वो वॉइड। करेक्ट है। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ऐसे भी पर्सन होते हैं जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हैं, मतलब वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हैं तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो याद रखना यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको मेजर बता देता हूँ। सेक्शन 12 हमने खत्म कर लिया। सेक्शन 11 में एक बात मेजर की हमारी रह गई, और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ अगर पर्सन है तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है, लेकिन अगर वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता। उसके लिए मैंने एक निमोनिक दी है यहाँ पर, टी स्क्वायर ए आई एफ, टी स्क्वायर ए आई एफ, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में अभी हम जाएंगे, पहले हम खत्म करते हैं मेजर के बारे में। सर मेजर कौन है? सर मेजर अ पर्सन हु इज नॉट अ माइनर इज मेजर। तो सर माइनर कौन है? माइनर पर्सन जब 18 प्लस हो जाता है तो उसे हम मेजर कहने लगते हैं। और माइनर कौन है? जिसने 18 ईयर्स की एज कंप्लीट नहीं की। अगर हम माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कहना ही से दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, वॉइड सिंस बिगिनिंग। एब इनिशियो का मतलब होता है दोस्तों सिंस बिगिनिंग। इस पर एक फेमस केस लॉ है, मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन है तो हम इस केस लॉ के अंदर क्या हुआ था उस सब पे नहीं जाएंगे, बट मैं थोड़ा सा ओवरव्यू अगर आपको दूं तो एक पर्सन यहाँ पे मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष में क्या हुआ था, एक पर्सन माइनर है जिसने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज रख करी थी लोन के लिए, 20,000 के लोन के लिए। किसको? मनी लेंडर को। मनी लेंडर कौन था? मेजर, मतलब 18 प्लस। मेजर ने, मतलब मनी लेंडर ने माइनर को 8,000 रुपए का लोन दे दिया, है ना, और बदले में ये प्रॉपर्टी रख ली। लेटर माइनर ने सू कर दिया मनी लेंडर पर और बोला कि ही वॉज अ माइनर एंड कॉन्ट्रैक्ट वॉज एंटर, कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ एंटर किया है, देयरफॉर मॉर्टगेज वॉज इनवैलिड। मॉर्टगेज जब इनवैलिड है और माइनर ने क्लेम कर ली अपनी प्रॉपर्टी बैक, और ऑल्सो ही ऑल्सो उसने ये बात बोली दैट ही इज नॉट लाइबल टू रिपे एनी लोन टू मनी लेंडर। ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने बोला कि यस करेक्ट है, माइनर जो बात बोल रहा है बिल्कुल करेक्ट है कि भाई वो माइनर है, उसके साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते थे, और अगर आपने उसकी प्रॉपर्टी रखी है तो वो वापस दो, और माइनर इज नॉट लाइबल टू रिपे द लोन। समझे? तो ये केस लॉ किसके लिए? माइनर के लिए, मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। ठीक है, तो याद रखिएगा माइनर कौन है? एनी पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 इयर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली दोस्तों, माइनर कौन पर्सन है? सर उसके साथ अगर माइनर के साथ हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। ठीक है, इसके बाद आता है तीसरी बात, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी। मतलब माइनर पहले 18 का नहीं हुआ था, मतलब वो इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट था, उस दौरान उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, उस दौरान उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया। ठीक है, और मान लीजिए उसने मेरे आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया, और कॉन्ट्रैक्ट करके बाद में आपको पता चला कि यार वो पर्सन तो माइनर है, अब आप उसका कुछ नहीं कर सकते, आप वेट करने लगे कि वो भाई साहब 18 प्लस का हो, तब आप उस पर केस फाइल करोगे, तो इट इज नॉट अलाउड। उसके माइनर के समय, जब वो माइनर था उस समय उसने कोई कांड किया है तो उसके लिए जब वो मेजर होगा तब आप उसे लाइबल ठहरा नहीं सकते। तो इसी रूल को बोलते हैं नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। करेक्ट। नाउ चार्टर्स, नेक्स्ट इज माइनर कैन बी बेनिफिशियरी। माइनर किसी चीज के लिए लाइबल नहीं रहेगा, लेकिन वो उसे मिलेगा सब कुछ। मतलब माइनर कैन बिकम, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, उसे बेनिफिट्स मिल सकते हैं लेकिन उसकी लाइबिलिटी किसी चीज के लिए नहीं रहेगी। जैसे कि मान लो एक पर्सन माइनर है, मिस्टर हीथ, उन्होंने एक प्रोमिसरी नोट दिया किसी पर्सन को। ठीक है, तो भाई माइनर ने प्रोमिसरी नोट दिया है, और प्रोमिसरी नोट आपको पता ही है कि उसमें प्रॉमिस था कि भाई आई विल पे यू सम मनी किसी पर्सन को। चूंकि ये पर्सन माइनर है तो कहना इसे ये प्रोमिसरी नोट इनवैलिड हो जाएगा, बिकॉज इस प्रोमिसरी नोट से इस माइनर पर लाइबिलिटी आ रही। बट अगर ऑन दी अदर हैंड, अगर आप सोचो दोस्तों, सोचो एक मिस्टर यश है, उन्होंने प्रोमिसरी नोट इशू किया है एक माइनर को, दैट इज मिस्टर हीर, तो कहने से यहाँ पे इस प्रोमिसरी नोट के बेसिस पर इस माइनर को बेनिफिट मिलने वाला है, कहने से इट इज वैलिड। समझे? तो माइनर कैन बी बेनिफिशियरी। ओके सर, समझा हमको। तो अभी तक हमने पढ़ ली चार बातें। एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज void ab initio, so can I say it will not become contract, it will remain agreement only and it is a void agreement? yes or no? yes sir. no ratification against minor, पक्का सर। तीसरा अपन ने क्या देखा? माइनर, नो रेटिफिकेशन अगेंस्ट माइनर। फिर चौथा देखा अपन ने, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी। अच्छा, माइनर होता कौन है? जिसने 18 इयर्स की एज कंप्लीट नहीं की। अब आते हैं फिफ्थ वाले पे,
माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, या कई लोग ऐसा भी बोलते हैं लॉ ऑफ स्टॉपेल डज नॉट अप्लाई ऑन माइनर। मान लो मैं माइनर हूं, ठीक है, मैंने आपके पास आके क्लेम किया, मैंने आपके पास आके क्लेम किया कि यार मैं माइनर हूं, और मैंने आपसे सॉरी मैंने आपके पास आके क्लेम किया कि मैं मेजर हूं, और मैंने आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया। फिर जब मेरी लाइबिलिटी देने की बात आई, मतलब मुझे पैसे देने की बात आई, तो मैंने बोला कि भाई मैं तो माइनर हूं, तो क्या मैं लाइबल ठहराया जा सकता हूं? तो आंसर इज नो। ओ, तो माइनर मजे ले सकता है। बट सर आज की डेट में तो माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? मतलब कोई लोग ऐसे कहने ही भर से मान जाएंगे क्या? तो आंसर इज नो। ये एक्ट बना था 1872 में, करेक्ट? तो उस टाइम पे आधार कार्ड वगैरह नहीं था। आज की डेट में तो तुरंत पकड़ा जाएगा भाई, सोशल मीडिया का जमाना है, यस और नो? हाँ, तो कोई एंटर नहीं करेगा छोटे बच्चों के साथ कॉन्टेक्ट। बट माइनर ने अगर ऐसा किया कि सामने वाले मेजर पर्सन को बना दिया, बना दिया मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? उसने क्या किया, पहले ऐसा क्लेम किया कि वो मेजर है और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और जब पैसे देने की बारी आई तो बोल दिया भाई मैं तो माइनर हूँ, आई एम नॉट लाइबल। तो क्या आप कुछ कर सकते हो उसका? तो आंसर इज नो। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड लाइबल माइनॉरिटी, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। कितने हो गए? 5। क्या पेरेंट्स और गार्जियंस एंटर कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ माइनर? तो डिपेंड्स, आंसर इज डिपेंड। यस, पेरेंट्स एंड गार्जियन कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ माइनर। देखो, पेरेंट्स और गार्जियन भी माइनर के बिहाफ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कब? जब माइनर को उससे बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। हाउएवर, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर किए जाते हैं बाय पेरेंट्स और गार्जियंस ऑन बिहाफ ऑफ माइनर इज ऑलवेज नॉट वैलिड, हमेशा वैलिड नहीं होगा। लेकिन अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट से जिसमें माइनर के बिहाफ पर पेरेंट्स या गार्जियंस एंटर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट ताकि माइनर को बेनिफिट मिले, तो वो वैलिड है। लेकिन हमेशा ये ऐसा नहीं होता। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपने परचेज करी है किसके नाम पे? माइनर के नाम पे, पेरेंट्स ने, तो कहना से इट इज नॉट वैलिड। आप माइनर के नाम पे इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह परचेज नहीं कर सकते। लेकिन वैभव सूर्यवंशी, जिसने राजस्थान रॉयल ज्वाइन करी, राजस्थान रॉयल्स आईपीएल की टीम है, उसने वो ज्वाइन करी, और कॉन्ट्रैक्ट किसके भी किसके बीच में इंटर हुआ? वैभव के पेरेंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। कहने से ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। क्यों? क्योंकि इसमें बेनिफिट माइनर का हो रहा है। वैभव सूर्यवंशी आपको पता है माइनर है, अभी ज्यादा एज नहीं है, 14-15 ईयर्स की एज है उनकी, इंडियन क्रिकेटर है ना, बहुत अच्छा खेलते हैं ना। तो कहना है हमने 6 बातें पढ़ ली। माइनर इज अ पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, केस लॉ था मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। तीसरा था नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, ठीक है। चौथा था सर माइनर कैन बी बेनिफिशियरी। पांचवा था माइनर कैन ऑलवेज प्लीड हिज माइनॉरिटी। छठा था पेरेंट्स और गार्जियंस कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर बट नॉट ऑलवेज ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ माइनर। इसके बाद आते हैं दोस्तों, 6 के बाद आते हैं 7th पर। 7th वाले पॉइंट में मैंने आपको 4 बातें लिखा के रखी है, ध्यान से देखते हैं। सर माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। भाई माइनर के नाम पे जब कोई प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, कोई एसेट ही नहीं ले सकते, तो कहना से वो कभी इंसॉल्वेंट ही नहीं हो सकता जब तक वो माइनर है। हाँ। सर माइनर कैन नॉट बिकम शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। हाँ, इफ नेम ऑफ द माइनर इज मिस्टेकनली एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, मतलब शेयर होल्डर्स ऑफ द शेयर होल्डर बन गया था माइनर गलती से, तो उस केस में उसका नाम हटाना पड़ेगा। हाउएवर माइनर कैन बिकम शेयर होल्डर ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स। माइनर जनरली शेयर होल्डर नहीं बन सकता, ठीक है, और गलती से अगर उसका नाम आ जाए तो उसको नाम को हटाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वो फुल्ली पेड अप शेयर्स बाई ट्रांसफर अगर उसके नाम पे आ गए, मतलब पेरेंट्स ने ट्रांसफर कर दिए या विल की वजह से आ गए, तो उस केस में ही कैन बिकम शेयर होल्डर ओनली इफ द शेयर्स आर फुल्ली पेड अप, ठीक है। बट आपको काम की बात ब्लैक में लिखी हुई है, वही लिखनी है आंसर में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ माइनर इन रिलेशन विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, आपको 7 से 8 पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। ओके सर, क्या माइनर पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप फर्म में? यस, ओनली फॉर द बेनिफिट्स। क्या माइनर एजेंट बन सकता है इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी? यस, लेकिन याद रखना दोस्तों, प्रिंसिपल कभी नहीं बन सकता, ठीक है, प्रिंसिपल कभी भी नहीं बन सकता। नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट माइनर कैन बी आस्क्ड। माइनर से आप जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकते इन अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगेंस्ट माइनर, ठीक है। ये कितने 5 पॉइंट हो गए हमारे 7th वाले में। सबसे पहला क्या बोला? बोले सर ही कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ही कैन नॉट बिकम शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, है ना। बट वो शेयर होल्डर कब बन सकता है? जब उसे शेयर्स ट्रांसफर में मिले हैं और वो भी फुल्ली पेड अप है। दूसरी बात, अगर उसका नाम गलती से रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ गया तो हटाना पड़ेगा। तीसरा,
he can be agent but not principal, he can become partner in firm only for the benefits, और lastly no specific performance can be demanded. अच्छा, माइनर श्योरिटी कभी नहीं बन सकता बट ही कैन बी प्रिंसिपल डेटर. सर व्हाट इज दिस? हमने एक यूनिट चैप्टर पढ़ा था इंडेमनिटी गारंटी, याद आ रहा है? तो इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एक तीन पार्टीज होती हैं, एक होता है क्रेडिटर, एक होता है प्रिंसिपल डेटर, और एक होता है श्योरिटी. श्योरिटी इज अ पर्सन जो लाइबिलिटी लेता है, मतलब गारंटी करता है किसके लिए? डेटर के लिए, कि अगर डेटर ने पैसे नहीं दिए तो श्योरिटी विल पे, तो भैया श्योरिटी के ऊपर लाइबिलिटी आ जाती है. लेकिन हमने क्या पढ़ा है? माइनर के ऊपर लाइबिलिटी नहीं आएगी, तो माइनर कभी भी श्योरिटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं बन सकता. ही कैन बी डेटर, ही कैन नॉट बिकम, he cannot become surety. He can be debtor only for the benefits, okay, only for the benefits or for the necessary of supply, necessary of life supplied to him, but he can never become surety. He can be principal debtor. देखो ध्यान से, एक है मिस्टर एच डी, एक है मिस्टर एच डी, जो क्या है? माइनर. उन्होंने लोन लिया किससे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, ठीक है, और एसबीआई कौन हो गई? क्रेडिटर, ठीक है. तो कॉन्ट्रैक्ट माइनर और बैंक के बीच में हुआ. माइनर ने क्या किया? बैंक से लोन लिया 10 लाख का, प्रिंसिपल डेटर. लेकिन इस बैंक आराम से लोन दे देगी क्या? आंसर इज नो. माइनर की गारंटी किसने दी? बडी ने. किसने दी? बडी ने. बडी कौन थी? मेजर थी, ठीक है. तो बडी हमारे मित्र, उन्होंने क्या किया? वो मेजर थी, तो उन्होंने गारंटी दे दी बैंक को कि अगर एचडी पे नहीं करेगा तो आई विल पे इट. कहने से यहाँ पर बडी कौन हो गई? माइनर श्योरिटी, सॉरी बडी कौन हो गई? यहाँ पर बडी कौन हो गई? बडी हो गई मेजर इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. श्योरिटी एचडी कौन है? डेटर, वो माइनर है, और ये कौन है? फैक्ट, ठीक है. तो माइनर कैन नॉट बिकम श्योरिटी बट ही कैन बी प्रिंसिपल डेटर. नेक्स्ट इज दोस्तों, नेक्स्ट इज ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट बाय मेजर एंड माइनर. किसी कॉन्ट्रैक्ट में ज्वाइंटली एंटर हुए एक मेजर और एक माइनर विद अ पर्सन. मान लो मैं, एचडी और बडी दोनों मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मलाइका से. ज्वाइंटली हमने प्रॉमिस किया है 10 लाख पे करने का. किसको? मलाइका को. बट यहां पर याद रखना, लाइबिलिटी सिर्फ मिस्टर एचडी की आएगी. क्यों? क्योंकि एचडी यहां पर कौन है? मेजर. माइनर की कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी क्योंकि माइनर 18 से कम है. करेक्ट है? ओके सर, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया. एंड लास्ट है माइनर इज लाइबल फॉर टॉर्ट्स, मतलब कोई सिविल रॉन्ग, सिविल लॉ में कोई गलती करी, उस टाइप की गलती के लिए वो लाइबल रहेगा. तो हमने कितने सारे पॉइंट पढ़ लिए सर, एक बार वापस से क्विकली रिकैप कर लेते हैं. माइनर कौन होता है? सर माइनर इज अ पर्सन who is not completed, who has not completed the age of 18 years. ठीक है. नंबर 1, any agreement or contract entered with minor is void ab initio. Mori BB versus Dharmodas Ghosh is the case law. Then हम आए थे no ratification against minor. उसके बाद आया था क्या मालूम आपको? फिर आया था कि minor can be beneficiary. ठीक है. फिर फिफ्थ आया था minor can always plead his minority. सिक्स्थ आया था पेरेंट्स और गार्जियन कैन इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ माइनर ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द माइनर बट नॉट ऑलवेज. जैसा परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में माइनर के नाम पे नहीं कर सकते आप. फिर माइनर, माइनर इंसॉल्वेंट घोषित नहीं हो सकता, सेवेंथ में पहला. फिर माइनर शेयर होल्डर नहीं बन सकता. फिर उसके बाद आया था माइनर पार्टनरशिप में एंटर तो कर सकता है लेकिन ओनली फॉर द बेनिफिट्स. ठीक है. फिर आया था कौन सा पॉइंट कि सर माइनर, माइनर से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं लिया जा सकता. याद आ रहा है आपको? ये 7 पॉइंट, 5 पॉइंट अपन ने देखे थे सेवेंथ वाले में, ये देखो. ठीक है. और माइनर एजेंट बन सकता है, प्रिंसिपल नहीं बन सकता. माइनर श्योरिटी नहीं बन सकता बट ही कैन बिकम प्रिंसिपल डेटर, है ना. और अगर ज्वाइंट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मेजर और माइनर के बीच में तो ओनली मेजर विल बी हेल्ड लाइबल. देयर इज नो लाइबिलिटी ऑफ माइनर एंड माइनर इज लाइबल फॉर टॉर्ट्स. दोस्तों मैं आपको इसका साथ साथ एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन दिखा देता हूं जो एग्जाम में आया हुआ है डायरेक्टली. ठीक है. तो हम क्वेश्चन देखते हैं. तेरा यूनिट नंबर 3 और इसमें देखो ये क्वेश्चन. डिस्कस ब्रीफली द पोजीशन ऑफ माइनर विद रिगार्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय हिम. ठीक है. तो पोजीशन ऑफ माइनर हमें कॉन्ट्रैक्ट में बताना है. देखो कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल टुगेदर बाय वॉइड. मोरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, है ना. माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म, है ना. ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी. याद है? नो स्टॉपेल अगेंस्ट द माइनर, वही वाला पॉइंट, है ना. माइनर नो रेटिफिकेशन अलाउड, कैन नॉट रेटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर बिकमिंग मेजर, है ना. तो ये सब लिखा हुआ है. कैन बी एजेंट, ये देखो पूरा वही क्वेश्चन है, सिर्फ अपने को पॉइंट्स लिखने हैं इसके. ठीक है. चलिए आ जाते हैं फटाफट से. नाउ
दोस्तों यहां जाके इस चैप्टर का हमारा पार्ट खत्म हो जाता है। अराउंड 20 मिनट लगे हमें, लेकिन हमने डिटेल में सेक्शन 11 और 12 पढ़ लिए। सेक्शन 11 बात करता है 3 टाइप्स ऑफ पर्संस आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1 मेजर, नंबर 2 साउंड माइंड, नंबर 3 ही शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। लेकिन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ में, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कौन कौन लोग हैं, है ना, और उनके अलावा बाकी सब लोग क्या है, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। देखो नॉट डिस्क्वाली पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो भैया डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कौन कौन है, तो हमने पढ़ा सी स्क्वायर ए आई एफ, ठीक है। सी फॉर कॉर्पोरेशन एंड कंपनी, ठीक है। उसके बाद आता है सी में दूसरा कन्विक्स, ए फॉर एलाइन एनिमी, I for insolvent and F for foreign diplomats. Correct? C square AIF. नंबर 1 C for cooperation and company. ठीक है। दूसरा बात करता है कौन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, फटाफट से कन्विक्स, जो जेल वगैरह मतलब कन्विक्ट हो चुका है, फांसी मिल चुकी है उसको, मतलब जेल वगैरह के लिए, मतलब वो दोषी ठहराया जा चुका है किसी कांड में, है ना। इसको अपन डिटेल में भी देखते हैं। मैं अभी सिर्फ फोकस कर रहा हूं कि आपको ये याद हो जाए। सी स्क्वायर ए आई एफ, सी फॉर कॉर्पोरेशन, सी फॉर कन्विक्ट, ए फॉर अलाइन एनिमी, आई फॉर इंसॉल्वेंट और एफ फॉर फॉरेन डिप्लोमेट्स। फटाफट से ये देखो वही लिखा है, अलाइन एनिमी, इंसॉल्वेंट मतलब कोर्ट का सर्टिफाइड भिखारी, है ना, कन्विक्ट एंड कॉर्पोरेशन कंपनीज, ठीक है, और फॉरेन एम्बेसडर एक्सेट्रा। अच्छा, फॉरेन डिप्लोमेट या फॉरेन एम्बेसडर वगैरह क्या होता है, विदेशी राजदूत, ठीक है। देखो वो हम पर केस कर सकते हैं, लेकिन हम उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ना हम उन पे कोई केस कर सकते हैं। उसका रीजन, अगर हमें उन पे कोई केस करना है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होती है। पूछो क्यों, क्योंकि यार वो फॉरेन कंट्री का है, उस देश से हमारे रिलेशन खराब होते हैं। आई बात समझ में, यस और नो, आंसर इज यस। चलिए आ जाते हैं फटाफट से टेक्स्ट बुक पर। टेक्स्ट बुक पर मैं आपको कंपनी और कॉर्पोरेशन कन्विक्ट वगैरह दिखा देता हूँ। आ जाते हैं, देखिए ये देखिए फॉरेन sovereign diplomatic staff वगैरह, such person can enter into valid contract and can enforce in the Indian contract. However, a suit cannot be filed against them in Indian courts without the prior sanction of central government. मतलब वो हम पर केस फाइल कर सकते हैं, अतिथि देवो भव, क्योंकि वो फॉरेन के, लेकिन हम उन पर केस फाइल करना चाहें तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन रहेगी। अदरवाइज क्या होता है, तो कोई भी केस फाइल कर सकता है उनपे, है ना। और हम लोग फिर इंडियंस हैं, हमें पता भी है ना। अच्छा, कॉपरेशन एंड कंपनी, देखो कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ अ कॉपरेशन, उसकी मतलब एक कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकती है, देखो उसके लिए सब कुछ कहा दिया है एक स्पेशल एक्ट में। एक स्पेशल एक्ट कौन सा है दोस्तों, कंपनीज एक्ट, करेक्ट है। तो जो भी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट करना है, जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी वो कहां पे हो जाएगी, कंपनीज एक्ट के हिसाब से होगी, उसके स्पेशल एक्ट के हिसाब से होगी, ना कि यहां से। समझ में आ रही है बात, ओके। इसलिए वो यहाँ पे डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। कन्विक्ट कौन होता है, कन्विक्ट कैन नॉट इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल ही इज अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट, मतलब उसमें जेल हो गई है ना। बट व्हेन ही इज पार्डन्ड और द पनिशमेंट गेट्स ओवर, मतलब जब पार्डन मतलब पनिशमेंट जब उसकी खत्म हो जाती है, ही इज कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। दस द इनकैपेसिटी इज ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पनिशमेंट। ऐसा नहीं जेल में गए हो आप, वहां से बैठ के अंदर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, इट इज नॉट अलाउड। करेक्ट है, क्लियर है, ओके। तो अराउंड हमने 23-22 मिनट्स में पूरा ये भी खत्म कर दिया, करेक्ट है। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के सेकंड पार्ट पर, जो बात करता है कंसेंट और फ्री कंसेंट, और जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है ना। तो सेकंड पार्ट बात करता है सेक्शन 13 से लेके 22 तक। दोस्तों फटाफट से, इधर उधर मत देखो, इधर आ जाओ फटाफट से, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट मार्क्स मिलने इस चैप्टर में, आ जाइए। सेक्शन 13 बात करता है कंसेंट की, सेक्शन 13 बात करता है कंसेंट की, ठीक है। सेक्शन 14 बात करता है फ्री कंसेंट की, ठीक है। ध्यान से समझते हैं, आइए धीरे धीरे आगे बढ़िए, ठीक है, ओके। सो हमारा यहाँ पे आता है सेकेंड पार्ट, दैट इज कंसेंट। कंसेंट, पहली बात तो देयर शुड बी कंसेंट, और वो कंसेंट कैसी होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए। कंसेंट कब होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती हैं, एक होता है प्रोमिसर, एक होता है प्रोमिसी, ठीक है। ये वही है, जब ये इसने ऑफर दिया इसको, और जब इसने एक्सेप्ट कर लिया और ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो ये ऑफरर बन जाता है प्रोमिसर और ऑफरी बन जाता है प्रोमिसी, करेक्ट। एवरी कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी कंसेंट। ऐसा कौन, हर एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए। ये कौन बोलता है, सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो देखो अभी तक अगर अपन देखें ध्यान से, सेक्शन 10 बात करता है किसके बारे में, सेक्शन 10 बात करता है
एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ, है ना। 11 बात करता है किसके बारे में, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। 12 बात करता है अनसाउंड माइंड के लिए, और 13 बात करता है कंसेंट के लिए, 14 बात करता है फ्री कंसेंट के लिए। ठीक है, फटाफट से इसको समझते हैं। सेक्शन 13 बोलता है देयर शुड बी कंसेंट बिटवीन द पार्टीज, और दोनों पार्टीज अग्री अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो टू पार्टीज अग्री अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस, इसी को दोस्तों हम बोलते हैं कंसेंशस एडिडम। ये लैटिन फ्रेज है, कंसेंशस एडिडम। कंसेंशस एडिडम मतलब मीटिंग ऑफ माइंड्स between the parties who are entering into contract, means parties entering in the contract should have agreed upon the same thing in the same sense। मुझे जैगुआर कार परचेज करनी है, तो कहना इसे सामने वाले को भी जैगुआर बेचनी होगी, तभी हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मुझे जैगुआर कार परचेज करनी है और सामने वाला जो जैगुआर बेच रहा है वो 4 पैर से चलने वाला जानवर है, तो कहना चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट ही एग्रीमेंट ही नहीं बनेगा वैलिड। करेक्ट है। सो फॉर अ वैलिड एग्रीमेंट देयर शुड बी कंसेंशस एडिडम। ये कौन बोलता है, सेक्शन 13। सेक्शन 13 बोलता है देयर शुड बी कंसेंट बिटवीन द पार्टीज, एंड कंसेंट किस टाइप से होनी चाहिए, सेम सेंस और सेम थिंग। मतलब कंसेंट कैसी होनी चाहिए, पार्टीज अग्री करें अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, इसी को हम बोलते हैं कंसेंशस एडिडम, जो हमने चैप्टर 1 में भी देखा था, मीटिंग ऑफ माइंड्स। ठीक है। अच्छा, एक बात और, however it should also be noted that consent क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। और फ्री कंसेंट के बारे में कौन बोलता है, सेक्शन 14। सेक्शन 14 बात करता है कि एक कंसेंट जो, जहां पर दोनों पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट में, प्रोमिसर और प्रोमिसी, सेम थिंग और सेम सेंस में एंटर कर रहे हैं, सेम थिंग और सेम सेंस में एंटर कर रहे हैं, वो फ्री कब होगी, जब उसमें 5 बातें मिसिंग होंगी। उस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी बातें मिसिंग होंगी, 5 बातें। ये कौन बोलता है, सेक्शन 14। सेक्शन 14 बोलता है कि फ्री कंसेंट कब होगी, जब 5 बातें मिसिंग होंगी। क्या सर, सबसे पहला कोर्शन, दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस, तीसरा फ्रॉड, चौथा मिस रिप्रेजेंटेशन, पांचवा मिस्टेक। करेक्ट है, आंसर इज यस। कोर्शन बात करता है सेक्शन 15 में, अनड्यू इन्फ्लुएंस 16, 17 है फ्रॉड का, मिस रिप्रेजेंटेशन 18, और मिस्टेक के लिए है 3, 20, 21, 22। सर 19 कहां गए, खा गए आप, नहीं। कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन का जो इफेक्ट होगा, अगर कॉन्ट्रैक्ट इन सभी, इन चारों से ऑब्टेन हुआ है, तो उसका इफेक्ट सेक्शन 19 में गिवन है, 19 एंड 19 ए में। बट बट अगर ये पांचों कहीं किसी कॉन्ट्रैक्ट में है, पांचों या पांचों में से कोई भी, तो याद रखना वो कंसेंट फ्री नहीं है। ये कौन बोलता है, सेक्शन 14। तो अभी तक हमने कितना देख लिया है सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में। सेक्शन नंबर 13 क्या बोलता है, कंसेंट होनी चाहिए, दो पार्टी अग्री करें सेम थिंग सेम सेंस, जिसे बोलते हैं कंसेंशस एडिडम। फिर वो बोलते हैं कि भैया ये जो कंसेंट है एज पर सेक्शन 14 फ्री होनी चाहिए। तो हमने पूछा भैया फ्री कैसे होगी, तो 5 बातें नहीं होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, पोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। करेक्ट है, आंसर इज यस। चलिए, तो अब हम देखते हैं सबसे पहले सेक्शन नंबर 15, जो कि बात करता है पोर्शन की, और एक एक करके इसको खत्म करते चलते। पोर्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। पोर्शन सेक्शन 15 में गिवन है। पोर्शन का मतलब होता है कि मैंने मैंने आपकी कनपट्टी पे बंदूक रख के आपसे कोई कॉन्ट्रैक्ट करा लिया, कहना इसे मैंने आपको थ्रेट किया, है ना, कि मैं गोली चला दूंगा अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया। कॉन्ट्रैक्ट क्या था, कुछ नहीं, आपकी जमीन थी 200 एकड़, और मैंने आपकी कनपट्टी पे बंदूक रख के आपसे वो जमीन के कागजात साइन करा लिए, और साथ में उसमें कंसिडरेशन भी दे दिया 200 रुपए। दिस इज पोर्शन, यस और नो। साथ ही साथ साथ ही साथ ध्यान से समझना। अब यही जो मैंने एग्जांपल दिया इसको ध्यान में रख के अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और याद करेंगे। क्या बोलता है, ध्यान से देखना। कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, या तो कोई काम कर दिया, कमिट करना मतलब कर देना, या थ्रेट करना टू कमिट, कोई भी ऐसा काम जो फॉरबिडन है इंडियन पीनल कोड में। जो फॉरबिडन कहां है, इंडियन पीनल कोड में। या फिर अनलॉफुल डिटेन करना, डिटेन करना मतलब कब्जा करना, डिटेन करना मतलब कब्जा करना, और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी टू प्रिजुडिस, प्रिजुडिस का मतलब होता है अगेंस्ट, ऑफ एनी पर्सन वॉट एवर। मतलब देखो पहली बात क्या बोल रहे हैं, या तो कमिट किया या थ्रेटनिंग टू कमिट किया, कोई भी ऐसा एक्ट जो फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड है। इंडियन पीनल कोड मतलब समझते हो, इंडियन पीनल कोड क्रिमिनल लॉ में है ये, और हम जो पढ़ रहे हैं वो सिविल लॉ है। ये अपन डिटेल में देखेंगे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चैप्टर नंबर 1 में,
जब उसका रिवीजन करेंगे। करेक्ट है, आंसर इज यस। नाउ माय वंडरफुल चार्टर्स, ध्यान से समझने का क्वेश्चन इज नथिंग बट थ्रेटनिंग टू कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन, थ्रेटनिंग टू committing or threatening to commit any act forbidden by IPC, Indian Penal Code, और अनलॉफुल डिटेनिंग मतलब गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लेना, या थ्रेटनिंग टू डिटेन या कब्जा करने की धमकी देना, कब्जा नहीं किया पर धमकी भी दी, तो भी वो क्वेश्चन कहलाएगा टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन वॉट एवर with an intent to induce other party to enter the into contract. Induce का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, इंड्यूस का मतलब होता है बेटा इन्फ्लुएंस करना। तो ध्यान से समझना, इस इंटेंशन से कि सामने वाला इन्फ्लुएंस होके इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, कोर्शन बोलते हैं। सर कोर्शन क्या होता है, एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं। सर कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट any act which is forbidden by IPC, Indian Penal Code, or unlawful detaining or threatening to detain any property of any person whatever with an intention to induce the other person to enter into a contract is called coercion. सर कोर्शन में फिजिकल फोर्स इन्वॉल्व रहता है, मतलब सामने वाले को आप फिजिकली हेरेस करते हो, परेशान करते हो, है ना। अब बताओ चाकू निकाल के खड़े हो सामने से, साइन करो प्रॉपर्टी पे, नहीं से फिजिकल फोर्स इन्वॉल्व हो रहा है, यस और नो। अच्छा ये क्या है, प्रोहिबिटेड है, बैंड है, नॉट अलाउड बाय इंडियन पीनल कोड, क्वेश्चन इज प्रोहिबिटेड बाय इंडियन पीनल कोड। अच्छा जरूरी नहीं है, देखो मुझे मान लो एक पर्सन है मिस्टर हीथ, कौन है, मिस्टर हीथ, बहुत रईस इंसान है इंदौर के, ठीक है। अभी क्या हुआ, ध्यान से समझना, हीथ के पास है 200 एकड़ जमीन इंदौर के पास, थोड़ा सा इंदौर देवास रोड पे, ठीक है। मैंने हीथ को बोला, हीथ प्लीज सेल दिस लैंड टू मी, मैं मार्केट से तेरे को 2 करोड़ एक्स्ट्रा दूंगा, मार्केट प्राइस 200 एकड़ की है 1000 करोड़, मैं तेरे को 1100 करोड़ दूंगा। हीथ इज लाइक नो सर, आई डोंट वांट टू सेल दिस प्रॉपर्टी बिकॉज ये मेरी पुश्तैनी है, घरेलू है, मेरे इमोशंस अटैच्ड हैं। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मैंने मिस्टर मोक्ष जो इंदौर के एक बहुत बड़े गुंडे हैं, है ना, मतलब ऐसे एग्जाम्पल में आप लोगों का ही नाम ले रहा हूँ, है ना, मिस्टर मोक्ष को सुपारी दे दी, सुपारी समझते हो ना, मैंने बोला इसको चमकाओ, समझाओ उसको एचडी कौन है और क्या कर सकता है अगर उसका दिमाग सटक गया, समझ में आ रही बात। और मोक्ष ने जाके हीथ को चटकाया मतलब फिजिकली थ्रेट किया, उसको बताया कि देख मैं तो कब्जा कर लूंगा, जो करते बने कर लेना तेरी जमीन पे, फिर देखते हैं किसको तू बेचता है, तू एचडी सर को नहीं बेच रहा है ना जमीन, अब तू देख। तो कहना इसे कोर्शन कैन बी एक्सरसाइज बाय थर्ड पार्टी ऑन थर्ड पार्टी, क्योंकि देखो मोक्ष इज अ गुंडा पर्सन, मोक्ष गुंडा है, वो जाके थ्रेट कर रहा है हीथ को, समझ में आ रही बात। तो मोक्ष और हीथ आपस में थर्ड पार्टी दूसरे के लिए, है ना, और करवा कौन रहा था, मैं, ताकि वो मेरे से कॉन्ट्रैक्ट इंटर करे। तो कहना इसे कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज मैं और हीथ हैं, और यहाँ मोक्ष कौन है, थर्ड पार्टी। तो कोर्शन एक्सरसाइज करने के लिए थर्ड पार्टी पे कर सकती है एक्सरसाइज, आंसर इज यस। मोक्ष हीथ पर एक्सरसाइज कर सकता है कोर्शन, यस, कोर्शन एक्सरसाइज करने के लिए थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो हमने अभी तक पढ़ लिए 4 पार्ट्स, जिसमें 3 फीचर्स थे और एक थी डेफिनेशन की। इसके बाद आते हैं सर सुसाइड अमाउंट्स टू कोर्शन, यस एज पर आईसीआई, इट आईसीआई के जो एक सजेस्टेड आंसर था सितंबर 24 या 25 का क्वेश्चन था, उसमें आईसीआई ने क्लियरली बोला है कि यस सुसाइड अमाउंट्स टू कोर्शन बिकॉज सुसाइड इज एन एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड, और चूंकि इंडियन पीनल कोड में अगर कोई भी एक्ट फॉरबिडन है तो कहना इसे उसको हम कोर्शन बोल सकते हैं, तो आंसर इज यस। अच्छा तो हमने कितनी बातें पढ़ ली, 5 बातें, कितनी बातें पढ़ ली अभी तक, 5 बातें। नंबर 1, committing or threatening to commit any act forbidden by Indian Penal Code, or unlawful detaining or threatening to detain any property against of which prejudice, मतलब against correct है। Now of whatsoever person with an intention to induce the other party to enter into contract is called coercion. Coercion is the contract where physical force is involved. This is prohibited by Indian Penal Code, है ना, it is exercised by third party on third party,
करेक्ट। और चौथा था सुसाइड अमाउंट्स टू कोर्शन। इफेक्ट क्या होगा कोर्शन, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कोर्शन से हुआ, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया जिसमें कोर्शन हुआ था, कोर्शन के कारण कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भैया वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा अंडर सेक्शन 19 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेक्शन 19 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बिकॉज ऑफ कोर्शन विल बी वॉइडेबल अंडर सेक्शन 19। अच्छा, वॉइडेबल में तो क्या नहीं, किसी एक पार्टी के पास ऑप्शन रहता है, क्योंकि वो सफरिंग पार्टी रहती है। वो सफरिंग पार्टी कौन होती है, अग्रीव्ड पार्टी। तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव पार्टी, एंड अग्रीव पार्टी चाहे तो कैंसिल करा सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, और जो बेनिफिट ऑब्टेन हुए वो रिटर्न किए जाएंगे पार्टीज द्वारा। सर मतलब तीन इफेक्ट है कोर्शन के। कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बिकॉज ऑफ द कोर्शन इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज वॉइडेबल अंडर सेक्शन 19, इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, और अग्रीव पार्टी चाहे तो कैंसिल कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, तो आंसर इज यस। और कैंसिल करने के बाद जो भी बेनिफिट जिस पार्टी को मिले हैं वो वापस से रिटर्न किए जाएंगे। इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। एक है मिस्टर एच डी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है मिस श्रेया से, ठीक है। एच डी परचेज मोबाइल फोन ऑफ सैमसंग S26 अल्ट्रा एट ₹50, 50 रुपए में, बाई एक्सरसाइजिंग कोर्शन। कोर्शन एक्सरसाइज करके उन्होंने ऐसा किया, तो कैन आई से दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइडेबल। अच्छा, यहाँ पे किसके साथ गलत हो गया, श्रेया के साथ, तो श्रेया इज द एग्रीड पार्टी। नाउ दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ श्रेया, और इफ श्रेया रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट देन कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। वॉइडेबल किसके पास ऑप्शन पे होगा, एग्री पार्टी में, और जैसे ही वो कैंसिल करेगी तो कहना इसे कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम वॉइड। नाउ मिस्टर एचडी शुड रिटर्न द मोबाइल, एंड श्रेया भी रिटर्न करेगी, बेनिफिट उसे 50 रुपए का मिला तो वो भी रिटर्न करना पड़ेगा। इसी के साथ सेक्शन नंबर 15 खत्म हो गया। कोई डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। मेरा नंबर है 8871296220। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, कोई स्टाफ नहीं है, आप डायरेक्टली मुझे रीच कर सकते हैं, है ना। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई डाउट्स हो तो पूछ लीजिए फटाफट से। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 16, दैट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। फटाफट से आ जाइए। नाउ सेक्शन नंबर 16 जो बात करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस की, सेक्शन 16 बात करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस की डेफिनेशन सबसे पहले मीनिंग समझेंगे। मीनिंग काफी डिटेल में मॉड्यूल में, तो हम वो पूरा देखेंगे, लेकिन लास्ट में हम डेफिनेशन भी याद करके आगे बढ़ेंगे। नाउ तो डेफिनेशन में क्या है, देयर शुड बी रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, and where one party is in the dominating position and another party is in subordinate position। मतलब there should must be relation between the parties। पोर्शन में एक्सरसाइज करते वक्त क्या रिलेशन होना जरूरी था क्या, नो, बट यहां पर रिलेशन होना जरूरी है। सबसे पहली लाइन पे ही बोला हुआ है कि भाई देयर शुड बी रिलेशन बिटवीन द पार्टीज वेयर वन पार्टी इज इन डोमिनेटिंग पोजीशन एंड अनदर पार्टी इज इन सबऑर्डिनेट पोजीशन, एंड डोमिनेटिंग पार्टीज टेक अनड्यू एडवांटेज। अनड्यू एडवांटेज का मतलब होता है अनफेयर एडवांटेज, जो फेयर नहीं है, इसको हम बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो क्या होगी डेफिनेशन, वेयर रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज एंड वन पार्टी is in a dominating position and another party is in a subordinate position, where dominating parties take the undue unfair advantage over the other party, it is nothing but undue influence as per section 16। अब एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में और दूसरी पार्टी सबऑर्डिनेट पोजीशन में, ये कैसे पता चलेगा, तो इसके फॉलोइंग केसेस हैं। आईसीआई ने इसके कुछ फॉलोइंग केसेस आपके मॉड्यूल में गिवन करके रखे हैं। In the following cases, one party is in dominating position and another party is in subordinate position। इसके लिए कितने केसेस है बेटा, 4 केसेस है। कितने भी केसेस है बेटा, 4 केसेस है। कितने केसेस है, 4। नंबर 1 रियल एंड एपरेंट अथॉरिटी, दूसरा है अनकॉन्शियस बार्गेन या अनफेयर बार्गेन जिसको बोलते हैं, तीसरा होता है मेंटल डिस्ट्रेस, चौथा है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। अगर ये 4 या इनमें से कोई भी एक है, तो ये चारों सिचुएशन में या किसी एक इनमें से किसी एक सिचुएशन में हमें क्लियरली आइडेंटिफाई होता है कि एक पार्टी क्या है डोमिनेटिंग पोजीशन में, दूसरी पार्टी क्या है सबऑर्डिनेट पोजीशन में, और डोमिनेटिंग वाला अनफेयर एडवांटेज लेता है किसका, सबऑर्डिनेट का। करेक्ट है। चलो तो आगे बढ़ने से पहले हमने अभी तक क्या पढ़ा अनड्यू इन्फ्लुएंस में। सर सबसे पहले एज पर सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 देयर शुड बी रिलेशन बिटवीन द पार्टीज, है ना। वन पार्टी इज इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन एंड अदर पार्टी इज इन सबऑर्डिनेट पोजीशन, देन डोमिनेटिंग पार्टी टेक्स द अनड्यू एडवांटेज ऑफ द
अदर पार्टी, इट इज नथिंग बट अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब कौन से केसेस में हमें पता चलेगा कि एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में, दूसरी पार्टी सबऑर्डिनेट पोजीशन में है? इसके 4 एग्जांपल्स अपने को आईसीआई ने अपने मॉड्यूल में देके रखे हैं। नंबर 1 रियल एंड एपरेंट अथॉरिटी, नंबर 2 अनकॉन्शियस बार्गेन्स, नंबर 3 मेंटल डिस्ट्रेस, नंबर 4 फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। ध्यान से समझना नंबर 1 एक एक करके। रियल एंड एपरेंट अथॉरिटी क्या होती है? रियल एंड एपरेंट का मतलब होता है दोस्तों क्लियर एंड विजिबल, जहां पर ऐसी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में, दूसरी पार्टी सबऑर्डिनेट पोजीशन पे। एग्जांपल मास्टर एंड सर्वेंट। मास्टर मतलब मालिक, सर्वेंट मतलब नौकर। कहना इसे मालिक ऑलवेज डोमिनेटिंग पोजीशन पर रहते हैं और सर्वेंट को दबा देते हैं। यस और नो, सबऑर्डिनेट कर देते हैं उसकी पोजीशन। यस नो, आंसर इज यस। ये हो गया पहला वाला। दूसरा, क्योंकि देखो आपसे वो पूछेगा ये और फिर डायरेक्टली इन सब पे आएगी केस स्टडी, बट ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है ना? क्योंकि कल को इस पे क्वेश्चन आ गया तो कि भाई 4 केसेस बताओ जहां पर ये पता चले एग्जाम में। अभी तक ऐसा आया नहीं है बट कभी आ जाए डायरेक्ट क्वेश्चन कि भाई 4 केसेस ऐसे बताओ जहां पर एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन पे रहेगी, दूसरी पार्टी सबऑर्डिनेट पोजीशन पे रहेगी। तो अपने को ये नाम याद होने चाहिए, ठीक है? मैं इसलिए डिटेल में जा रहा हूँ बिकॉज ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, ठीक है? आप पहली बार भी देख रहे होगे तो भी आपको समझ आ जाएगी सारी चीजें। ये नोट्स आपके सामने होने चाहिए। गीता, बाइबल, कुरान आपके लिए यही होगा क्योंकि ये मैंने आईसीआई मॉड्यूल से बनाया, करेक्ट ना? दूसरा है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप क्या मतलब क्या होता है सर? मान लो फादर एंड सन, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, करेक्ट है? डॉक्टर एंड पेशेंट, डॉक्टर के पास आपका इलाज कराने, आपका एक्सीडेंट हो गया और आपका इलाज कराने अंदर डॉक्टर जैसे आपको ऑपरेशन थिएटर पे ले गया, उसने तुरंत बोला देख तेरी ये जो पैर में चोट लगी ना, इसके लिए पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो तू एक काम कर, मैं तेरा पैर बचा सकता हूं, एक काम कर 2 लाख रुपए मेरे को दे अभी। अब मुझे बताओ आप पैर बचाओगे या पैसे? ऑब्वियसली पैर। पैसे तो गए तो गए, है ना? इसे सामने वाला डॉक्टर आप पर डोमिनेट कर रहा है और पेशेंट क्या है? सबऑर्डिनेट हो रहा है। सर व्हाट इज अनकॉन्शियस बार्गेन एंड मेंटल डिस्ट्रेस, है ना? इसके लिए हम टेक्स्ट बुक पे चलेंगे। मेंटल डिस्ट्रेस इज नथिंग बट एन अनड्यू इन्फ्लुएंस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट अ पर्सन टू गेट हिज कंसेंट ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर मेंटल कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन इज टेम्परेली और परमानेंटली अफेक्टेड बाय रीजन ऑफ मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस, इलनेस और ओल्ड एज। कहना इसे ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। एग्जाम्पल डॉक्टर इज डीम्ड टू बी इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द पेशेंट इन्फीटेड बाई प्रोट्रैक्टेड इलनेस। मतलब कोई ऐसी बीमारी, कैसी बीमारी? ऐसी बीमारी जिसकी वजह से सामने डॉक्टर आपका फायदा उठा सकता है, अनफेयर एडवांटेज उठा सकता है। मान लो कोई पेशेंट है, ओल्ड एज का है, ओल्ड एज का है ना? अब जनरली मार्केट में आप फीस लेते हो इलाज की 20,000 किसी चीज की, है ना? मान लो फीस आप लेते हो 20,000। आप उस ओल्ड एज वाले से उसके बुढ़ापे का फायदा उठा के ज्यादा पैसे ले रहे हो, है ना? इसे मेंटल डिस्ट्रेस है क्योंकि वो पर्सन अभी समझ ही नहीं सकता, सोचने समझने की शक्ति उसकी टेम्परेरी कभी कभार चली जाती है बाय द रीजन ऑफ मेंटल और बॉडीली डिस्ट्रेस या इलनेस, बीमारी की वजह से या ओल्ड एज होने की वजह से, करेक्ट है? तो ऐसे केस में सर फिड्यूशियरी में भी सेम एग्जांपल था डॉक्टर पेशेंट वाला, करेक्ट है? आप समझो ये उसने 4 एग्जांपल दिए हैं, समझे? ओके। अगला आता है अनकॉन्शियस बार्गेन, अनकॉन्शियस बार्गेन या अनफेयर बार्गेन्स। The contract is apparently where one of the parties to a contract in a position to dominate the will of another other party and उस केस में contract is apparently unconscionable मतलब unfair हो। It is presumed by law that the consent must have been obtained by undue influence। मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि एक पार्टी डोमिनेटिंग है, दूसरी पार्टी सबऑर्डिनेट है, ठीक है? और ये लॉ मान के चलता है, कानून की नजरों में ऐसा मान के ही जाता है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में अनड्यू इन्फ्लुएंस यूज हुआ होगा। ये जनरली पता मनी लेंडिंग वाले ट्रांजेक्शन में ज्यादा दिखता है अनकॉन्शनेबल बार्गेन्स। मनी लेंडिंग मतलब आपने पैसे उधार दिए और फिर आप वसूल रहे हो। मान लो ए बीइंग इन अ डेट टू बी द मनी लेंडर ऑफ हिज विलेज कॉन्ट्रैक्ट्स अ फ्रेश लोन ऑन द टर्म्स व्हिच अपीयर टू बी अनकॉन्शियस, मतलब अनफेयर दिख रहा है, अनफेयर दिख रहा है। मान लो मैं मनी लेंडर हूं, है ना? और मेरे गांव में मैं ही मनी लेंडर हूं। अब जिसको भी पैसा चाहिए रहता है वो मेरे से ही आके लेता है। बैंक ज्यादा लोग विश्वास नहीं करते, गांव में आज भी ऐसा होता है कई जगहों पे। ध्यान से समझना, कोई आया मेरे पास जो ऑलरेडी मेरे से उधार ले चुका है,
बोलता है मालिक 60,000 रुपए और दे दो उधार। मैंने कहा 60,000 तो दे दूंगा, बट मैं 20% ब्याज लूंगा। अब कहने से मार्केट रेट ही 11% थी, मैं उससे 20% ले रहा हूँ, कहने से आई एम डोमिनेटिंग। यस और नो? तो मनी लेंडिंग ट्रांजेक्शन में क्लियरली दिखता है अनफेयर बार्गेन्स के बारे में, अनकॉन्शनेबल बार्गेन्स के बारे में। अनकॉन्शनेबल या अनफेयर बात एक ही होती है, ठीक है। एग्जाम्पल, ये केस स्टडी आ चुकी, पता आपको, ये केस स्टडी एग्जाम में आ चुकी। ए भाई ने अप्लाई किया बैंकर को फॉर अ लोन एट अ टाइम व्हेन देयर इज स्ट्रिंजेंसी इन द मार्केट। स्ट्रिंजेंसी मतलब इमरजेंसी चल रही है मार्केट में, इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है। तो उस दौरान अगर आपको पता हो, इन्फ्लेशन जब चलता है ना, तो लोन ना हाई रेट पे मिलते हैं जनरली सभी को, चाहे वो कोई भी हो। तो बैंकर ने डिक्लाइन कर दिया लोन देने से, एक्सेप्टेड अनयूजुअली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब बैंकर ने बोला मैं लोन तो दे दूंगा, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहेगा क्योंकि अभी मंदी का दौर चल रहा है। ए ने एक्सेप्ट कर लिया लोन ऑन दीस टर्म्स। नाउ दिस इज अ ट्रांजेक्शन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसमें कोई एंटी इन्फ्लुएंस नहीं है दोस्तों। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इंड्यूस्ड बाय एंटी इन्फ्लुएंस। क्यों? क्योंकि कोई भी अगर लोन ले रहा है तो कहना इससे स्ट्रिंजेंसी के कारण हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ही चार्ज करेगा बैंक, करेक्ट है। लेकिन अगर स्ट्रिंजेंसी नहीं होती और फिर भी हाई रेट में चार्ज किया जाता तो फिर एंटी इन्फ्लुएंस होता कि भाई उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। यहां जाके ये मेरा एंटी इन्फ्लुएंस का डिस्कशन थोड़ा सा समाप्त होता है इन रिलेशन विद कौन कौन से केसेस में डोमिनेटिंग पोजीशन एक पार्टी की होती है, दूसरे की सबऑर्डिनेट पोजीशन होती है। एक होता है रियल एंड अपरेंट, दूसरा होता है अनफेयर बार्गेन्स, तीसरा होता है मेंटल डिस्ट्रेस, चौथा होता है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप। रियल एंड अपरेंट मतलब क्लियरली दिख रहा है आपको। अनफेयर बार्गेन में मतलब मनी लेंडिंग के ट्रांजेक्शंस। मेंटल डिस्ट्रेस मतलब सामने वाला बीमार है, ओल्ड एज है, कभी कभार अपना आपा खो जाता है, उस दौरान वो परमानेंटली साउंड नहीं रहता, इस वजह से आप उसका बेनिफिट ले रहे हो। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप मतलब डॉक्टर और पेशेंट। क्लियर है? नाउ याद रखना, यहां पर कोई भी फिजिकल फोर्स इन्वॉल्व नहीं होता, मेंटल टॉर्चर किया जाता है सामने वाले को। एग्जाम्पल के लिए मैं 10th क्लास को पढ़ाता हूँ, सॉरी 10th नहीं 11th क्लास को पढ़ाता हूँ, ठीक है। और मैंने स्टूडेंट, मेरे बैच में एक स्टूडेंट है मिस दीपशिका, मिस दीपशिका। दीपशिका के बर्थडे पर दीपशिका के पापा ने उसको बढ़िया सी बाइक दिलाई, बढ़िया बढ़िया सी आईफोन दिलाया, ठीक है, आईफोन दिलाया लेटेस्ट वाला, ठीक है। आप ध्यान से समझना, मैंने दीपशिका को बोला दीपशिका ये फोन मेरे को दे दे यार, अच्छा फोन है तेरा, महंगा वाला है, तो मेरे से 5,000 रुपए ले और ये फोन मुझे दे दे। दीपशिका बोलती नहीं सर मैं नहीं दे पाऊंगी। मैंने कहा देख, अगर तू फोन नहीं देगी तो याद रखना इस बार फाइनल एग्जाम में मैं तेरे को फेल कर दूंगा। अब कहना ही से दीपशिका के ऊपर मैंने मेंटल टॉर्चर किया, मेंटली उसे परेशान किया, इसी वजह से वो मुझे फोन दे गई 5,000 में, यस और नो, जबकि उसकी कीमत कितनी थी, 1,50,000। करेक्ट है? तो कैन आई से दिस इज अंडर इन्फ्लुएंस वेयर टीचर इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ स्टूडेंट, यस और नो? ये एक एग्जांपल है बेटा, इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं था बेटा, है ना। दीपशिका डोंट वरी, है ना, हीत मोक्ष, आप लोग जितने लोग भी मैंने एग्जांपल लिए डोंट वरी, ठीक है। नाउ मेंटल फोर्स इज इन्वॉल्व, कैन नॉट बी एक्सरसाइज बाय थर्ड पार्टी। मैंने आपको बोला ये रिलेशन होना जरूरी है यहाँ पर। आप सुपारी दे के दूसरे पे मेंटल प्रताड़ना नहीं डलवा सकते। अनड्यू इन्फ्लुएंस इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय इंडियन पीनल कोड। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या इंडियन पीनल कोड में प्रोहिबिटेड है? तो आंसर इज नो, इट इज नॉट प्रोहिबिटेड, इट इज नॉट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड, ठीक है। ये हो गई चार बातें। नंबर वन, देयर शुड बी रिलेशन एग्जिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज। वन पार्टी इज इन डोमिनेटिंग पोजीशन, अनदर पार्टी इज इन सबऑर्डिनेट पोजीशन, एंड दैट in that dominating position party takes the unfair advantage over the subordinate position party। हम कैसे पता करेंगे? फॉलोइंग केसेस में कि वन पार्टी इज इन डोमिनेटिंग पोजीशन एंड अनदर पार्टी इज इन सबऑर्डिनेट पोजीशन, रियल एंड एप्रोप्रिएट अथॉरिटी होनी चाहिए, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होना चाहिए, मेंटल डिस्ट्रेस होना चाहिए, या फिर अनफेयर बार्गेन्स होना चाहिए। मेंटल फोर्स यहाँ इन्वॉल्व होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस थर्ड पार्टी द्वारा नहीं होता, इट इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय इंडियन पीनल कोड। अच्छा, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर रहता है? तो याद रखना, जिस पार्टी पर मेंटल टॉर्चर हुआ है, जिस पार्टी पर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, उस पार्टी के ऊपर रहता है ये प्रूफ करना कि उसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है। तो यहां पर उस पार्टी को हम लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं दोस्तों? अग्रीव्ड पार्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड पार्टी हु इज क्लेमिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस शैल प्रूव अदर पार्टी वाज इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन। उसे प्रूव क्या करना पड़ेगा? जो सामने वाली पार्टी है वो डोमिनेटिंग पोजीशन में है और उसने अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन यूज की है टू ऑब्टेन द कंसेंट, और इसकी वजह से ट्रांजेक्शन क्या हो गया? अनफेयर हो गया। सो उसे क्या कहते हैं? अनफेयर। अग्री पार्टी को तीन बातें प्रूव करनी है, दैट अदर पार्टी वाज डोमिनेटिंग इन अ डोमिनेटिंग पोजीशन, अदर पार्टी यूज्ड डोमिनेटिंग पोजीशन टू ऑब्टेन कंसेंट, ट्रांजैक्शन वाज अनफेयर। अच्छा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस? अभी हमने देखा था बर्डन ऑफ प्रूफ, अब आते हैं इफेक्ट ऑफ प्रूफ।
इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से एंटर हुआ है तो उसमें क्या होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड या इन्फ्लुएंस या कॉज्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस विल बी voidable at the option of aggrieved party and court may set aside the contract absolutely। मतलब इसका मतलब है कोर्ट पूरे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट किसके क्या है, वॉइडेबल है, किसके ऑप्शन पे, अग्री पार्टी में। और अग्री पार्टी कोर्ट गई तो कोर्ट पूरी तरीके से इस कॉन्ट्रैक्ट को सेटिस्फाइड कर सकता है, मतलब कैंसिल कर सकता है। या फिर पार्टी एंटाइटल्ड टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज अग्री पार्टी has received the benefits under the contract, then court will pass such orders as it think fit for the contract। ध्यान से समझना, ये बात क्या बोल रहा हूं, जो पार्टी एंटाइटल्ड टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट मतलब अग्री पार्टी, अगर उसने कोई बेनिफिट रिसीव किए कॉन्ट्रैक्ट में, है ना, तो वो कोर्ट उन सब बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए ही अपना डिसीजन पास करेगी। तो कितने इफेक्ट हो गए यहाँ पे, दो। कॉन्ट्रैक्ट विल बी voidable at the option of the aggrieved party, court may set aside the entire contract absolutely, and or the party resigning the contract, that is aggrieved party, has received some benefits, then court before passing order think about those benefit and then accordingly they will pass the order। इसका एक एग्जांपल मैं तुमको बता देता हूँ ये बात का। मान लो एक एक है मिस अनुज्ञा। अनुज्ञा कौन है, मनी लैंडिंग पर्सन, जो मनी लैंड करती है। उन्होंने किसको दिया, मोक्ष। मोक्ष कौन है, फार्मर, किसान। कितने का लोन दिया, 1 लाख का। ये डोमिनेटिंग पोजीशन में है, ये सबऑर्डिनेट पोजीशन में, करेक्ट है। लेटर अनुज्ञा आस्क मतलब कंपेल्ड मोक्ष टू साइन द रिपेमेंट बॉन्ड ऑफ ₹2 लाख एट इंटरेस्ट ऑफ 6%। 6% मतलब वो क्या बोल रही है, अनुज्ञा बोल रही है मोक्ष को कि भाई ये बॉन्ड साइन कर, इस बॉन्ड के हिसाब से तेरे को मेरे को 1 लाख के बदले 2 लाख देना पड़ेंगे, और साथ में जो इंटरेस्ट है वो 6% पर मंथ कंपाउंड इंटरेस्ट होना चाहिए। नॉर्मली सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये देखकर मोक्ष ने अनुज्ञा पर केस फाइल कर दिया, ये तो मेरे को डोमिनेट कर रही है, और कोर्ट में केस गया, कोर्ट में हो गया सू। किसने किया, मोक्ष ने केस किया है, किस पर किया है, अनुज्ञा पर। कोर्ट देगा डिसीजन, तो कोर्ट ने पता डिसीजन क्या दिया, मान लो कोर्ट देगी, कोर्ट में सेट असाइड द रिपेमेंट बॉन्ड ऑफ 2 लाख, मतलब कोर्ट क्या करेगी, कैंसिल कर देगी रिपेमेंट ऑफ बॉन्ड ऑफ 2 लाख का। और कोर्ट ऑर्डर करेगी मोक्ष को कि भैया 1 लाख रुपए जो तूने लिए हैं मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उसको रिटर्न कर दे, तू 2 लाख रुपए मत रिटर्न करना, लेकिन 1 लाख जो तूने लिए हैं वो तो सही है, वो तूने बेनिफिट रिसीव किए हैं, वो तू अनड्यू इन्फ्लुएंस तेरे को ये कर रही है 2 लाख का, तो तू 2 लाख मत दे, लेकिन 1 लाख तो वापस दे अलॉन्ग विद द रीजनेबल इंटरेस्ट। समझ में आ रही बात? इसको बोलते हैं द पार्टी एंटाइटल्ड टू रिसीव बेनिफिट, party entitled to cancel the contract has received some benefits under the contract, then the court will pass the such order as it thinks fit। ये एग्जांपल समझ में आया मोक्ष और अनुज्ञा का, है ना। मोक्ष ने लोन लिया था 1 लाख का, इससे अनुज्ञा से। अनुज्ञा ने बदले में एक बॉन्ड साइन करा लिया, क्या बोल के कि भाई 1 लाख के बदले तू 2 लाख देना, और कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 6% पर मंथ। भैया ये तो यहाँ पे सबऑर्डिनेट पे आ गया मोक्ष ने कोर्ट में केस फाइल कर दिया, कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भैया पहली बात तो ये रिपेमेंट वाला जो बॉन्ड है 2 लाख का, इसे साइड करो। और मोक्ष भाई आपने 1 लाख रुपए लिए, बोले हाँ सर लिए हैं, तो आप 1 लाख रुपए दो, प्लस जो रीजनेबल मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस पे आप इंटरेस्ट भी चुका। अब ऐसा ये मत मान लेना कि मतलब सामने वाला अगर अपना मालिक है तो हमेशा वो डोमिनेट ही करेगा। अब मान लो एक है मिस श्री, है ना, वो ऑफिस जाती है ना, और ऑफिस क्यों जाती है, क्योंकि वो एक सीए आर्टिकल है ना, सीए आर्टिकल आप लोग समझते होंगे, आर्टिकलशिप इंटर पास करने के बाद, है ना। वो ऑफिस जाती है, ठीक है। अब ऑफिस में ब्रेकफास्ट मिलता है, लेकिन ब्रेकफास्ट क्या बनता है, जो मैं चाहूं, मैं कौन हूँ, बॉस, ठीक है। हमेशा मैं पोहा बनवाता हूँ। अब फ्री बोलती है यार व्हाट इज दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, डेली पोहा, डेली पोहा। अरे पोहा कौन खाता है यार, बट इंदौरी लोग पोहा तो खाते ही है ना। तो श्री ने सू कर लिया, किस पर, बॉस पर, कि बॉस मुझे अंडी इन्फ्लुएंस करते हैं, क्यों, डेली पोहा खिलाते हैं। ओ भैया इट इज नॉट अ केस ऑफ अंडी इन्फ्लुएंस, क्यों, क्योंकि श्री को इससे कोई मेंटल ट्रॉमा हुआ क्या, नहीं ना। ये तो सभी के लिए, कौन अकेला श्री के लिए, समझ में आ रही बात। तो इसको मत मान लेना अंडी इन्फ्लुएंस। ऊपर वाला केस समझ में आया, इसको समझ में आया, करेक्ट। तो अंडी इन्फ्लुएंस माइंड गेम होता है, ये मेरा ओपिनियन है, समझ में आ रही बात। अच्छा,
इससे याद आया मुझे कि मुझे यहाँ पर आपको एक डिफरेंस बिटवीन बताना है कोर्शन और अनड्यू इन्फ्लुएंस का। सबसे पहले याद रखना बेसिस ऑफ डिफरेंस में कोर्शन, बेसिस ऑफ डिफरेंस हमेशा हमें याद रखने, जिसके बेसिस पे हम डिफरेंस निकालेंगे। अगर आपको ये याद रहा तो अंदर का कंटेंट याद रहेगा। देखो नेचर ऑफ एक्शन, तो कोर्शन में फिजिकल थ्रेट रहता है ना, बट यहाँ पर मेंटल प्रेशर रहता है। करेक्ट। इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रिमिनल एक्शन, तो भैया यहाँ पे तो इन्वॉल्व होता ही है, क्योंकि ये तो वो वाला एक्ट है जो फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड है, बट यहाँ पर कोई इलीगल एक्ट नहीं होता या कोई थ्रेट नहीं होती। करेक्ट। रिलेशन सब्सिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज, कोर्शन में जरूरी नहीं है रिलेशनशिप हो, बट सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप अनड्यू इन्फ्लुएंस में तो होती है। सर एक्सरसाइज कौन करता है? कोर्शन या तो खुद से परफॉर्म किया जा सकता है या फिर किसी स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब थर्ड पार्टी, इसको क्या लिखना, थर्ड पार्टी भी कर सकती है, बट अनड्यू इन्फ्लुएंस में रिलेशन होना जरूरी है। देखो क्या लिखा है, अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ रही बात? पक्का, मतलब यहाँ रिलेशन होना जरूरी है। अच्छा, दोनों केस में द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हुज कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय कोर्शन, मतलब अग्री पार्टी। लेकिन किसी पर्सन की जो इन्फ्लुएंस हुआ है, इंड्यूस हुआ है अनड्यू इन्फ्लुएंस से, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे, वॉइडेबल कर दे, या कोर्ट में चला जाए और कोर्ट जो भी डिसीजन थे वो मान ले, या एनफोर्स इट इन ए मॉडिफाइड फॉर्म। अच्छा, ये रिटर्न करने होते हैं क्या बेनिफिट? पोजीशन ऑफ रिसीव्ड बेनिफिट, तो भैया क्वेश्चन में तो रिटर्न करने पड़ते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन बाय एग्री पार्टी है तो बेनिफिट रिसीव रिस्टोर्ड बैक टू द अदर पार्टी, बट कोर्ट, यहाँ पर कोर्ट के ऊपर पूरा गेम रहता है। कोर्ट चाहे, कोर्ट हैज द डिस्क्रिप्शन, अपनी इच्छा से जो भी आदेश दे डायरेक्ट करेगा एग्री पार्टी को टू रिटर्न द बेनिफिट इन होल और इन पार्ट एंड नॉट टू गिव एनी सच डायरेक्शन। चाहे तो कोर्ट यहाँ पे डायरेक्शन दे सकता है कि सारे के सारे जो बेनिफिट आपने रिसीव किए वो दे दो, या कुछ दे दो, या एक भी मत दो, डिपेंड करेगा किस पर, कोर्ट पर। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ जाके हमारा सेक्शन 15-16 खत्म हो गया दोस्तों। सेक्शन हमारा यहाँ पे चालू हुआ था 11 कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, 12 अनसाउंड माइंड, 13 कंसेंट, 14 प्री कंसेंट, 15 क्वेश्चन, 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस, और अब हम आ रहे हैं सेक्शन नंबर 17 जो बात करता है फ्रॉड के बारे में। आई होप यहां तक सब सही चल रहा है। फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बताना क्या आपको यहां तक क्लैरिटी है इस चैप्टर में बढ़िया से। यस, नो माय डियर फ्रेंड्स, फटाफट से मुझे बताइए। चलिए तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ रहे हैं फ्रॉड के लिए सेक्शन नंबर 17 पर। सेक्शन 17 बात करता है दोस्तों फ्रॉड के बारे में। फ्रॉड मींस ऐसा एक्ट करना जो जो पार्टीज जानबूझकर रिसीव कर रिसीव करने की इंटेंशन से करती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर समझना ध्यान से, फ्रॉड मींस, है ना, फ्रॉड में यहां पर क्या हो रहा है कि या तो फ्रॉड एक ऐसी एक्टिविटी है, ऐसा एक्ट है, फ्रॉड मींस एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। ये कौन बोलता है? सेक्शन 17 बोलता है कि फ्रॉड इंक्लूड्स एंड फ्रॉड मींस इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, या तो खुद से वो कर रहे हैं और विद हिज कन्वीनियंस, मतलब खुद हेल्प करते हैं किसी की, या बाय हिज एजेंट, या खुद से या एजेंट से, या फिर हेल्प के थ्रू, किसी की हेल्प करने के नाम पे। करेक्ट है, या तो खुद से या हेल्प या एजेंट। करेक्ट है, तो फ्रॉड मींस एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कन्वीनियंस और विद हिज हेल्प, कन्वीनियंस का मतलब होता है हेल्प, और बाय हिज एजेंट विद एन इंटेंशन टू डिसीव, डिसीव का मतलब होता है चीट करना, अदर पार्टी और इज एजेंट टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सामने वाले के साथ गलत करना, उसको चीट करने की इंटेंशन से अगर कोई आप एक्ट करते हो तो उसे हम फ्रॉड बोलेंगे। फ्रॉड मींस एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्ट्स, द एक्ट्स कमिटेड बाय पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट और बाय हिज हेल्प और बाय हिज एजेंट विद एन इंटेंशन टू डिसीव द अदर पर्सन और हिज एजेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। याद रखना, या तो इधर खुद से फ्रॉड किया है, या किसी की हेल्प करके फ्रॉड किया, या फिर एजेंट। पक्का। इसके लिए कुछ फैक्ट्स बोले हुए हैं, 4 बातें बोली गई हैं कि आपको ध्यान रखना चाहिए। आप एक पार्टी हो कॉन्ट्रैक्ट में और आपने ऐसा सजेशन दे दिया जो कि ट्रू नहीं है, और ये बात आप जानते हो कि ये बात सच नहीं है, मतलब सजेशन एज टू अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू बाय द वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। Suggestion as to a fact which is not true by the one party who does not believe it to be true.
मतलब मैंने किसी चीज में किसी ऐसी चीज की सजेशन दे दी जो मुझे पता है कि सही नहीं है, मुझे पता है कि ये सच नहीं है, और मैंने ये सच जानते हुए कि भाई ये सच बात नहीं है, फिर भी मैंने बोल दिया कि यार ये सच है। पक्का? मतलब आपको पता है कि आप जो बोल रहे हो वो सच नहीं है, फिर भी सामने वाले को बोल रहे हो कि ये सच है। जैसे कि 21 दिन में पैसा डबल, फिर हेरा फेरी, 21 दिन में पैसा डबल, यस और नो? लक्ष्मी चिट फंड, 21 दिन में पैसा डबल, फिर हेरा फेरी, करेक्ट है? यस नो माय डियर फ्रेंड्स? आंसर इज यस। तो फ्रॉड में चार बातें आती, पहली बात समझ में आ गई, सजेशन एज टू अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू बाय द वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। आपको पता है कि ये बात झूठ है, फिर भी आप कह रहे हो कि ये बात सच है, यस नो? यस सर, करेक्ट है। ओके, दूसरी बात बोली जा रही है एक्टिव कंसीलमेंट। कंसीलमेंट का मतलब छिपा लेना। एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग द नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। आपने जानबूझ के ऐसी कोई बात छिपा ली जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन जान जाता कि ये जो बात आप बोल रहे हो वो गलत है, करेक्ट है कि नहीं? यस और नो? यस सर, नो सर? आंसर इज यस। मतलब पर्पसली आपने जानबूझ के कोई बात को छिपाया, ठीक है? तो पहला स्टेटमेंट क्या था? सजेशन एज टू अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू बट बाय द वन हु बिलीव्स इट टू बी ट्रू, हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, ठीक है? एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, मतलब उसे पता है, से पता है, पूरी जानकारी है किसी फैक्ट की, लेकिन जानबूझ के उसने वो बात आपसे छिपाई, पर्पस भी छिपाई, उसको भी हम फ्रॉड मानेंगे। या फिर अ पर्सन मेड, अब सॉरी, ए प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ बीइंग परफॉर्म, प्रॉमिस तो किया बट उसको निभाने की इंटेंशन ही नहीं थी। तो जब आपने प्रॉमिस किया, कहने से आपने डिसीव करने के लिए प्रॉमिस किया ताकि आपका काम बन जाए, फिर जब बाद में सामने वाला आपसे कुछ बोले तो आप वो परफॉर्म ही ना करो, तो कहने से यहाँ पर आपने प्रॉमिस ही किया था विदाउट इंटेंशन ऑफ बीइंग परफॉर्म। अभी आपके मन में ये तीनों बातें सुन के कुछ डाउट्स आ रहे होंगे, मैं उन डाउट्स को भी एड्रेस करूंगा, बस मुझे 2 मिनट का और समय दो। सर चौथी बात है एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, मतलब कोई भी ऐसा काम जिसमें आपका माइंडसेट क्या है, चीटिंग करनी है, बेईमानी करनी है, या एक्ट और ओमिशन विच लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडलेंट, या कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन, कुछ करना या ना करना, जिसे लॉ ने क्लियरली बोल दिया कि भैया ये तो फ्रॉड है। आई बात समझ में? तो ये 5 बातें भी फ्रॉड की डेफिनेशन में इंक्लूड होती है। फ्रॉड का मतलब होता क्या है, ध्यान से समझना। फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट और बाय हिज हेल्प और बाय हिज एजेंट with an intention to deceive the other person or his agent to induce in him to enter into a contract। और वो कौन सी फॉलोइंग एक्ट्स इंक्लूड करते हैं? ये जो एक्ट की बात कर रहे हैं ना, फॉलोइंग एक्ट्स 5 एक्ट्स है। नंबर 1, सजेशन ऑन द फैक्ट, suggestion on the fact which is not true by the person who does not believe it to be true। मतलब आपको पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, आपको पता है ये बात सच नहीं है, झूठ है, फिर भी आप बोल रहे हो कि ये सच, करेक्ट है? अच्छा, दूसरा क्या था? एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट बाय वन हैविंग द नॉलेज ऑफ इट। तीसरा, प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ बीइंग परफॉर्म। चौथा, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। और द लास्ट वन इज एनी एक्ट और ओमिशन व्हिच लॉ डिक्लेयर्स इट टू बी फ्रॉड। लॉ ने ही बोल दिया। नंबर 1, सजेशन एज टू अ फैक्ट, सजेशन एज टू अ फैक्ट, सजेशन एज टू अ फैक्ट, ऐसी चीज, ऐसे फैक्ट पर सजेशन देना which is not true by the one who does not believe it to be true। Second, who does not believe it to be true, आपको पता था कि ये ट्रू नहीं है, फिर भी आप सजेशन दे रहे हो ऐसे फैक्ट के बारे में जो सही में ट्रू नहीं है, जानबूझकर, है ना? अच्छा, दूसरा क्या था? बोले सर एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ मटेरियल फैक्ट हैविंग द नॉलेज ऑफ द फैक्ट, पक्का? फिर उसके बाद तीसरा था एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। चौथा था प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ बीइंग परफॉर्म। और लास्ट है एनी एक्ट और ओमिशन व्हिच लॉ डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉड, करेक्ट है? अब माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू फ्रॉड? साइलेंस भी फ्रॉड के बराबर है? तो आंसर इज डिपेंड्स, आंसर इज डिपेंड। साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड कब? जहां आपकी साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच। ऐसा केस जहां आपकी साइलेंस आपके बोलने के बराबर थी, ऐसे केस में मैं मान लूंगा साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड। सर इसका एग्जांपल दे दो ना। मान लो मिस्टर हीथ है, वो गए कहां पे? ब्लैक शर्ट खरीदने,
और दुकान वाले से पूछा कि इसमें कोई होल तो नहीं है, मतलब कोई छेद तो नहीं है, एंड दुकान वाला साइलेंट था एंड शर्ट में होल था, तो कहना चाहिए इट इज फ्रॉड, क्योंकि हीथ ने परचेज करने के टाइम पर दुकानदार से पूछा था कि भैया इसमें कोई छेद तो नहीं है, और वो सामने वाला साइलेंट था। उसकी साइलेंट से इक्वल टू स्पीच। आप मेरी दुकान पे आए शर्ट खरीदने, आपने बोला इसमें कोई छेद तो नहीं है, करेक्ट है ना, मैं हंस दिया, तो आपको क्या लगेगा, यार नहीं होगा तभी ये मेरी बात पे हंस रहे हैं, करेक्ट है ना हियर। और उसके बाद उसमें छेद निकल गया, तो कहने से इट इज फ्रॉड बाय मी। यस नो, यस सर। इन द फॉलोइंग केसेस देयर इज अ ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू स्पीक। कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पर सामने वाले पर्सन की ड्यूटी है बोलने की, जैसे कि फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है, जहां पर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप मतलब मिस्टर एच डी सेंट मिस बडी टू कलेक्ट 10 lakhs फ्रॉम मिस डॉक्टर। एचडी ने बडी को भेजा डॉक्टर से 10 लाख रुपए कलेक्ट करने के लिए। बडी डॉक्टर के पास गई और उसने पता कितने रुपए मांगे, 10 लाख की 10 लाख रुपए मांगे। डॉक्टर ने 12 लाख रुपए दिए, मतलब 2 लाख रुपए उसने एडवांस दे दिए। नाउ बडी गेव 10 lakhs टू एचडी एंड सेड नथिंग अबाउट 2 lakhs, कहना इसी 2 लाख का उसने फ्रॉड किया। इन दिस केस साइलेंस ऑफ बडी इज नथिंग बट फ्रॉड ओनली, क्योंकि बडी ने 10 लाख रुपए मांगने गई थी, सामने वाली ने 12 लाख दिए, तो कहने से उसको बताना चाहिए था ना 12 लाख मिले हैं। 2 लाख एडवांस दे दिए सामने वाली पार्टी ने, उसने बताया ही नहीं, उसने से बताया 10 लाख मिले, ये पकड़ो 10 लाख, 2 लाख का कुछ बताया ही नहीं, कहने से दिस साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड। यहाँ पर साइलेंस को हम फ्रॉड मान लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सामने वाले पर्सन की ड्यूटी थी टू स्पीक। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज में, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज भी एक ऐसा केस है जहां पर ड्यूटी है सामने वाले पर्सन की बोलने की, है ना, फिर देयर इज अ ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू स्पीक। एक मिस्टर मोक्ष है, उन्होंने शादी.com पे लड़की देखी, है ना, और उस लड़की से चैट वैट करी खूब बढ़िया, और फिर शादी कर ली। फर्स्ट नाइट पर जैसे ही वाइफ का घूंघट उठाया, वाइफ काणी थी, काणी समझते हो ना, हाँ, मतलब मैं यहाँ किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बट कहना ही से जब चैटिंग चल रही थी, शादी के पहले बातचीत चल रही थी, तो सामने वाली लड़की को बताना चाहिए था कि उसके साथ ये प्रॉब्लम है, बिकॉज मोक्ष के साथ तो यहाँ गलत हो गया ना, फ्रॉड हो गया, करेक्ट। यहाँ ड्यूटी थी, यहाँ ड्यूटी थी उसको बताने की। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। नाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट, फैमिली सेटलमेंट अगर होता है, फैमिली सेटलमेंट होता है, तो वहां पर सारी बातें बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि सेटलमेंट के टाइम पे सारी बातें पता होनी चाहिए सभी के बीच में, अदरवाइज बाद में डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं। तो वहां अगर आप शांत हैं तो फिर भाई फ्रॉड माना जाएगा, क्योंकि आप जानते बूझते शांत होते हैं ऐसी जगहों पे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ शेयर अलॉटमेंट, इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस के टाइम पे, ये भी एक एग्जांपल है फिड्यूशियरी रिलेशन का, तो याद रखना फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, अगर फिड्यूशियरी रिलेशनशिप है तो वहां पर पर्सन की ड्यूटी है टू स्पीक, अदरवाइज साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड, है ना। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज है तो भी, सर एक और एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फैमिली सेटलमेंट, बहुत सारे एग्जांपल हो गए जहां पर पर्सन की ड्यूटी थी स्पीक करने की, नहीं तो उनकी साइलेंस को ही हम स्पीच मान लेते हैं, और ऐसे केस में साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड। बट ऐसे केस जहां पर साइलेंस इज नॉट इक्वल टू फ्रॉड, वो तो बहुत सिंपल है। इन केस वेयर डिफेक्ट्स इन द गुड्स आर क्लियरली विजिबल बाय रीजनेबल इंस्पेक्शन और एग्जामिनेशन, डिफेक्ट है गुड्स में, क्लियरली विजिबल है रीजनेबल इंस्पेक्शन से या एग्जामिनेशन से, तो कहना इसे वहां पर साइलेंस इज नॉट इक्वल टू फ्रॉड। मान लो हीथ गया, वही तेरी दुकान पे आया, दुकान पे आकर उसने ब्लैक शर्ट परचेज करी, है ना, उसने कुछ पूछा ही नहीं, है ना, उसने कुछ पूछा ही नहीं, और वो अपने घर ले गया और उस शर्ट में क्या था, होल था ना, उस शर्ट में जब होल था तो क्या ये फ्रॉड है, नो, यहाँ मेरी ड्यूटी थी नहीं, वो अपनी पसंद से ले गया, उसने पूछा होता और फिर मैंने बताया होता, कहने से फिर मैं फ्रॉड होता, लेकिन यहाँ पे उसने पूछा ही नहीं, वो ले गया, करेक्ट है। नाउ सर सर ये तो हमको समझा सर, ओके सर, नाउ व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड, ये ऑल दो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आया नहीं है, बट चूंकि मॉड्यूल में तो हम इसको फटाफट से क्विकली रिकैप कर लेते हैं। फ्रॉड के केस में फ्रॉड के केस में फ्रॉड के केस में 7 एलिमेंट्स होते हैं, थाला फॉर अ रीजन, थाला फॉर अ रीजन। फ्रॉड में जो फैक्ट है, जो रिप्रेजेंटेशन सामने वाली पार्टी दे रही है, पहली बात एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड में सबसे पहली बात, जो सामने वाली पार्टी रिप्रेजेंटेशन दे रही है वो गलत है, फॉल्स है। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन शुड बी रिलेटेड टू फैक्ट, किसी जानकारी के बारे में होना चाहिए, और वो जानकारी
must be made before conclusion of the contract. Representation must be made before conclusion of the contract, ताकि लोग उस बात पे बिलीव करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए और डिसीव हो जाए। तीन बातें पहले हमने देखी एसेंशियल एलिमेंट्स में। रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी फॉल्स, रिप्रेजेंटेशन शुड बी रिलेटेड टू फैक्ट, किसी जानकारी, किसी चीज की जानकारी के लिए। रिप्रेजेंटेशन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के पहले दिया जाए उस पर, है ना। रिप्रेजेंटेशन इज मेड विद द नॉलेज ऑफ फॉल्सिटी, मतलब फेक, झूठे नॉलेज की वजह से दिया है ना, या फिर जानबूझ के केयरलेसली दिया है, ये भी फ्रॉड हो जाएगा। अच्छा, अदर पार्टी हैज बीन इंड्यूस्ड टू एक्ट अपॉन द असर्शन और रिप्रेजेंटेशन। अब जो रिप्रेजेंटेशन आपने दिया है, सामने वाली पार्टी उस रिप्रेजेंटेशन पर एक्ट करेगी, सामने वाली पार्टी उस रिप्रेजेंटेशन पर रिलाई करेगी और रिसीव हो जाएगी, और सामने वाली पार्टी को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो कहने से साथ रहे। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन जो मेड किया है, जिस पार्टी ने फ्रॉड किया, वो पार्टी रिप्रेजेंटेशन जो दे रही है वो फॉल्स है, वो किसी रिलेटेड मटेरियल फैक्ट से रिलेटेड है। अच्छा, वो जो रिप्रेजेंटेशन दिया है कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के पहले दिया है ताकि लोग उसकी बात सुने। चौथा, जानबूझ के केयरलेसली रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद सामने वाली पार्टी उस बात से, आपके रिप्रेजेंटेशन से इन्फ्लुएंस हो जाए और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए, रिलाई कर जाए अदर पार्टी, और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके डिसीव हो जाए और उसको फिर लास्ट में लॉस हो जाए। तो नंबर 1, representation false, representation should be related to fact, representation should be done before conclusion of the contract, representation is made falsely or recklessly, मतलब carelessly, है ना। other party gets influenced by the representation, other party relied on the representation and deceived, and other party has suffered the loss। ये 7 एलिमेंट्स होते हैं किसके, फ्रॉड के। सर अभी तक हमने पढ़ा क्या, अभी तक हमने सेक्शन 17 में पढ़ा क्या है दोस्तों, फटाफट से एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। मीनिंग ऑफ फ्रॉड, सर फ्रॉड होता क्या है, फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स फॉलोइंग एक्ट्स वेयर पार्टी कमिट्स by himself or by his help or by his agent with an intent to deceive the other party or his agent to enter into contract, है ना। और वो क्या है, वो कौन से एक्ट्स है, 5 एक्ट्स है। सजेशन as to a fact which is not true by the one who does not believe it to be true, active concealment of a fact, then a promise made without intention of being performed, then any other act fitted to deceive, then any act or omission which law declares to be fraud। पक्का। क्या साइलेंस इज इक्वल टू फ्रॉड, डिपेंड्स। जहां पर ड्यूटी है टू स्पीक और वहां आप स्पीक नहीं कर रहे हो तो फिर वहां आपकी साइलेंस फ्रॉड है, अदरवाइज आपकी साइलेंस फ्रॉड नहीं मानी जाएगी। सर कितने एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, 7 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, कौन कौन से केसेस है जहां पर साइलेंस, जहां पर पर्सन की ड्यूटी है टू स्पीक, तो सबसे पहला फिड्यूशियरी रिलेशन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज, रिटन फैमिली सेटलमेंट एक्सेट्रा, करेक्ट, या इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ फ्रॉड, सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन फॉल्स हो, रिप्रेजेंटेशन रिलेट करती है उस फैक्ट से, रिप्रेजेंटेशन बिफोर कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, रिप्रेजेंटेशन फॉल्सली या फिर केयरलेसली दिया जाए, अदर पार्टी उस रिप्रेजेंटेशन से इंड्यूस हो जाए, इन्फ्लुएंस हो जाए, अदर पार्टी रिलाई करके आपकी बातों पर डिसीव हो जाए और वो सफर करे लॉसेस, है ना। इसके बाद आते हैं लास्ट बात जो कि हमारी फ्रॉड की है, दैट इज इफेक्ट ऑफ फ्रॉड। कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीड पार्टी। जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो पार्टी सेक्शन 19 के अंदर, मतलब देखो पोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, हमने तीनों पढ़ लिए, तीनों के इफेक्ट सेक्शन 19 में गिवन है, करेक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी, करेक्ट है दोस्तों, यस और नो, आंसर इज यस। सेकंड बात, अग्रीड पार्टी के पास राइट है टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट। रिजाइन का मतलब होता है बेटा कैंसिल, रिजाइन का मतलब क्या होता है, कैंसिल। और अग्रीड पार्टी डैमेज भी क्लेम यहाँ पे कर सकती है क्योंकि सामने वाले ने जानते बूझते आपके साथ गलत किया है। तो यहां जाके हमारा खत्म होता है सेक्शन नंबर 17 अलॉन्ग विद द इफेक्ट ऑफ सेक्शन 19 ऑफ फ्रॉड। क्या ये बात समझ में आ रही बच्चा? फटाफट से यस नो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। आपको क्लियर हो रहा है यहाँ तक, बहुत अच्छे से समझ में आया कि नहीं, फटाफट से बताइए। फिर हम आगे बढ़ते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन पर। तो चलिए दोस्तों अब फटाफट से हम चलते हैं दोस्तों, फटाफट से देखो मैंने आपको बहुत डिटेल में पिछले सवा घंटा 1 घंटा 15 मिनट होने को आ गए हैं। हमने स्टार्ट किया था ये चैप्टर सेक्शन नंबर 11 से जहां पर कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई थी, फिर सेक्शन नंबर 12 पे गए, अनसाउंड माइंड की बात हुई, सेक्शन 13 पर गए जहां पर बात हो रही थी कंसेंट की, सेक्शन 14 पर गए जहां पर बात हो रही थी फ्री कंसेंट की, सेक्शन 15 पर गए जो बात कर रहा था कोर्शन की, सेक्शन 16 पर गए अनड्यू इन्फ्लुएंस की, सेक्शन 17 पर गए फ्रॉड की। अब हम आ रहे हैं सेक्शन नंबर 18 पर जो बात करता है मिस रिप्रेजेंटेशन की। इसको चालू करने से पहले जो एक एचडी व्यू है, एचडी व्यू मतलब मेरा हर्षित द्विवेदी का व्यू है, वो ये है, यहां मुझे लगा
कि वो सच है, जहां मुझे लगा कोई बात सच है, इसलिए मैंने सामने वाले को भी बोला कि ये बात सच है, पर ये सब झूठ था, एक्चुअल नहीं था। तो कहना चाहिए मिसरिप्रेजेंटेशन। मतलब फ्रॉड और इसमें एक डिफरेंस है। फ्रॉड में मुझे मालूम था कि सामने वाली बात गलत है, झूठ है, फिर भी मैंने सामने वाले को बोला ये सच है, और जानबूझ के उसे चीट करने की इंटेंशन से ये बात बोली। बट यहां पर मुझे लगा ये बात सच है, इसलिए मैंने भी सामने वाले को बोला कि ये सच है, बट एक्चुअल में ये झूठ था, एक्चुअल नहीं था, ये मिस रिप्रेजेंट कर गया। डिटेल में आते हैं। ओके ओके, यहाँ पर एक पर्सन देता है स्टेटमेंट। एक पर्सन क्या देता है? स्टेटमेंट। क्या बोलता है कि द स्टेटमेंट इज ट्रू, क्लेमिंग दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू। पर्सन, एक मैं पर्सन हूं, है ना? पर्सन मेकिंग स्टेटमेंट दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू। मैंने बोला मुझे, मेरे हिसाब से ये जो सामने बिल्डिंग है ये बेचना चाहते हैं, अरोरा साहब की जो बिल्डिंग है ये बेचना चाहते हैं, बिकॉज उनका बेटा हाथ से निकल चुका है, वो इंडिया आता नहीं, और इनकी भी एज हो चुकी है, और ये बेचना चाहते हैं, और मुझे लगता है शायद तक ये 10 करोड़ रुपए में बेच देंगे। बट एक्चुअल में अरोरा साहब ने तो बिल्डिंग 2 साल पहले ही बेच दी थी। बट मुझे ऐसा लगता था कि अरोरा साहब की ये बिल्डिंग है, कहने से मुझे ऐसा लगा, मैंने जो स्टेटमेंट दिया अरोरा साहब की बिल्डिंग है, ये स्टेटमेंट मैं क्लेम कर रहा हूँ ये ट्रू है, बट दिस स्टेटमेंट कैन नॉट बी जस्टिफाइड बाय द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। जब सामने वाले ने पता किया, तो बाद में पता चला कि भैया अरोरा साहब की तो बिल्डिंग ही नहीं है, एनआई से ये मिसरिप्रेजेंट कर दिया मैं, क्योंकि मुझे तो लगता था अरोरा साहब की है। मैंने भी अपने दोस्त को वही बोला, और दोस्त ने बाद में जब इन्फॉर्मेशन पता करी, ये पता लगा क्या कि इन्फॉर्मेशन गलत थी। इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल थी उससे पता चला कि ये मैं स्टेटमेंट जो दिया है मैंने वो ट्रू नहीं है। ध्यान रखना कैसे स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन। पर्सन मेकिंग स्टेटमेंट एंड claiming that the statement is true but it cannot be justified by the information available, है ना? And person who is making the statement is no has no intention to deceive। मतलब मेरी कोई इंटेंशन थी क्या चीट करने की? आंसर इज नो। द अदर पार्टी एंड ऑब्टेन एडवांटेज। ना मेरी इंटेंशन थी आपको चीट करने की, ना ही मेरी इंटेंशन थी आपसे कोई एडवांटेज लेने की, अनफेयर एडवांटेज लेने की। Misrepresentation is nothing but innocent misstatement. It is innocent misstatement without intention to cheat. Without intention to cheat. क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों? क्लियर है? बोलो, फटाफट से बोलो। परफेक्ट 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 परफेक्ट। नाउ मेरी बात ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। पर्सन मेक्स स्टेटमेंट and claiming the statement is true but it cannot be justified by the information available. Person who is making the statement has no intention to cheat or obtain the advantage because it is misrepresentation, and misrepresentation is innocent misstatement without intention to cheat। समझ में आया मिस स्टेटमेंट मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है? पक्का। यहाँ पर पार्टी का इंटेंशन है क्या चीट करने का? नो। पार्टी जानबूझ के अनफेयर एडवांटेज लेना चाहती है क्या? नो। पार्टी को जो इन्फॉर्मेशन पता थी वो इन्फॉर्मेशन सही थी क्या? नहीं। क्या उसको पता था कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है? नो। उसको भी लगता था कि सही है, इसलिए आपको बोल दिया, बट बाद में पता चला वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन? What is the effect of misrepresentation? Contract will be voidable at the option of aggrieved party. Section 19 again. Aggrieved party can resign the contract, cancel the contract. But aggrieved party cannot claim damages. Fraud में डैमेज क्लेम कर सकता था, यहाँ डैमेज क्लेम नहीं कर सकता। पूछो क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ और यहाँ पर मेरी इंटेंशन चीट करने की नहीं थी। समझे? कैंसिल जरूर किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट। बट सर मेरा डाउट है, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है, कैसे पता चलेगा कि ये फ्रॉड है या मिसरिप्रेजेंटेशन? एक सिंपल बारीक लाइन है, फ्रॉड इंटेंशनल होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन इंटेंशनल नहीं होता। करेक्ट है? अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन थी वो मेरे हिसाब से सच थी, और इसलिए मैंने सामने वाले को बोला, बट एक्चुअल में इंफॉर्मेशन सच में नहीं थी, तो फिर इसे मिसरिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। अगर मैंने प्रूव कर दिया कि मेरी जो इंफॉर्मेशन थी, मुझे यही मालूम था कि भाई ये अरोरा साहब की बिल्डिंग है, मुझे मालूम होता कि अरोरा साहब बेच के चले गए, तो मैं आपको ये क्यों बेचता? हाँ, करेक्ट करेक्ट, समझ में आई बात, समझ में आई बात। लेकिन अगर मैं प्रूफ नहीं कर पाया तो फ्रॉड। फिर तो क्योंकि पूरी दुनिया मान रही ना कि यार मैंने जानते मुझसे अरोरा साहब की बिल्डिंग बोल के 10 करोड़ में, ये 10 करोड़ इनसे ले लिया और बिल्डिंग बिकवा दी, बाद में पता चल रहा है अरोरा साहब 2 साल पहले ही बिल्डिंग बेच के निकल लिए। ओ, अंडरस्टूड। लेकिन अगर मैंने प्रूव कर दिया कि यार मुझे सच में नहीं मालूम था,
फिर मिसरिप्रेजेंटेशन प्रूफ कर दिया कि भाई मेरी इंटेंशन आपको चीट करने की नहीं थी, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वही मैंने आपको बताई, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन, अदरवाइज फ्रॉड। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का। यहां जाके सेक्शन 19 भी, सॉरी सेक्शन 18 भी समाप्त हो गया। सेक्शन 19 भी हमने समाप्त कर लिया दोस्तों। इफेक्ट ऑफ कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन। यहाँ पे सफरिंग पार्टी के पास ऑप्शन रहता है टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड this the contracts of fraud, misrepresentation, undue influence, coercion is voidable at the option of agreed party as per section 19। अच्छा, सेक्शन 19 में अगर कोर्शन के थ्रू हुआ तो बेनिफिट रिटर्न हो जाएंगे, है ना, लेकिन अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है तो बेनिफिट रिटर्न जो मिले हैं वो रिटर्न करने पड़ सकते हैं अगर कोर्ट का आदेश है, या तो कोर्ट चाहे तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर सकता है, एज द केस में भी। फ्रॉड में सामने वाला डैमेज क्लेम कर सकता है, मिसरिप्रेजेंटेशन में सामने वाला डैमेज क्लेम नहीं कर सकता है। यहां जाके हमारा ये पार्ट समाप्त होता है मिसरिप्रेजेंटेशन का। अब आते हैं दोस्तों हम मिस्टेक पर। मिस्टेक के लिए हमारे पास है कितने सेक्शन? 3 सेक्शन। कितने सेक्शन से बेटा? 3 सेक्शन से। तो दोस्तों मिस्टेक इसमें है कितने सेक्शन? 3 सेक्शन से दोस्तों। कितने सेक्शन? 3। सेक्शन 20, 21 एंड 22। एक एक करके हम फटाफट से इसको खत्म करते हैं। सबसे पहले मिस्टेक हो सकती है लॉ की, या तो मिस्टेक होगी फैक्ट की। ध्यान से समझना, मिस्टेक है लॉ की, ये सेक्शन 21 बोलता है, सेक्शन 21 बोलता है कि मिस्टेक लॉ की है। तो कौन से लॉ की? इंडियन लॉ की मिस्टेक आपने करी है या फॉरेन लॉ की? देखो, आप इंडियन पर्सन हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, सिटीजन ऑफ इंडियन हो, है ना, तो इंडियन सिटीजन हो तो ऐसा माना जाता है कि आपको आपके देश के कानून का नॉलेज होना चाहिए। मान लो आपने किसी का मर्डर कर दिया और बाद में आप बोलो अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि इंडिया में मर्डर करने पे जेल है। इज नॉट अलाउड। सिंस यू आर इंडियन पर्सन यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ इंडियन लॉज, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है। और इंडियन सर हमें कैसे पता चलेगा भारत में कौन कौन से नॉलेज है, सॉरी लॉज है, उनका नॉलेज हमें कैसे होगा? तो याद रखना ऑफिशियल गैजेट, है ना, ऑफिशियल गैजेट भारत का राजपत्र, जिस पर सारे कानून प्रकाशित होते हैं जो भारत में लागू होते हैं। तो अगर आपने कोई मिस्टेक करी है लॉ की, एज पर सेक्शन 21 मिस्टेक ऑफ लॉ है, वो भी इंडियन लॉ है, तो उस केस में भाई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर तो आप लाइबल रहोगे। उस केस में फिर अगर आपने कोई गलती करी है वैलिड इंडियन लॉ की, और सामने वाले के साथ सामने वाला पार्टी आप पे सूट फाइल कर सकता है। पूछो क्यों? क्योंकि गलती आपने कौन से लॉ की करी है? इंडियन लॉ की। ये कौन बोलता है? सेक्शन 21। सेक्शन 21 दूसरी बात बोलता है कि अगर आपने कोई फॉरेन लॉ की गलती करी है तो भाई आई डोंट हैव द नॉलेज ऑफ द फॉरेन लॉ ना, कैन आई से इट इज वॉइड एग्रीमेंट? सिंस इट इज वॉइड एग्रीमेंट कैन आई से इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ? यस और नो? यस सर। तो पहली चीज हमने मिस्टेक में क्या पढ़ी? सेक्शन 21। 3 सेक्शन है, सेक्शन 21, 20, 22। सेक्शन 21 बात करता है मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। फटाफट से एक बार क्विकली देख लेते हैं, ध्यान से समझने का। ओके सर, समझ गए सर आप क्या बोलना चाह रहे हो? एक बार अपन देख लेते हैं इसमें लिखा क्या है ना, ताकि हम आगे बढ़ जाएं। बढ़ने से पहले फटाफट से आ जाओ। ये दिया है मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ। A person cannot be allowed to get any relief on the ground that it had done a he had done a particular act in ignorance of law। भाई मुझे लॉ नहीं पता था, इस वजह से मैंने यहाँ पर गलती कर दी, अदरवाइज मुझे पता होता तो मैं कर देता। एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं, आपने जीएसटी नहीं पे किया, भाई जीएसटी पे नहीं किया आपने, भाई जीएसटी पीजीएसटी एक्ट होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जैसे मतलब हर स्टेट का अपना जीएसटी एक्ट भी है, करेक्ट है। तो जीएसटी आपने पे नहीं किया तो कहना इसे आपने मिस्टेक करी है ऑफ इंडियन लॉ, कहना इसे ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा और जीएसटी डिपार्टमेंट आपसे टैक्स वसूलेगा, आपको पनिशमेंट भी दे सकता है। ये कौन बोलता है? सेक्शन 21। फॉरेन लॉ की मिस्टेक क्या होती है? भाई मैं एक इंडियन पर्सन हूँ, मेरे पास फॉरेन के लॉ का कैसे नॉलेज होगा? सर हमको इंडियन हो के इंडियन लॉज का ही नॉलेज नहीं है ना। तो अगर हमने कोई मिस्टेक करी फॉरेन लॉ की तो द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इवन मेड, व्हाई? बिकॉज इट इज वॉइड एग्रीमेंट। देखो, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, सच अ मिस्टेक इज ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड द एग्रीमेंट इन सच केसेस वॉइड। ठीक है, एग्रीमेंट इन सच केसेस वॉइड। फॉरेन लॉ की मिस्टेक है तो वॉइड एग्रीमेंट, इंडियन लॉ की मिस्टेक है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें आप पनिश हो सकते। अच्छा, अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करूं, फैक्ट्स की मिस्टेक है तो उसके लिए 2 सेक्शन है, एक है सेक्शन 20, दूसरा है सेक्शन 22। सेक्शन 20 बात करता है बाइलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, बाइलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ऐसी गलती
जो दोनों पार्टीज ने करी है एक एग्रीमेंट में, वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट। जो सबसे ज्यादा एसेंशियल थी उस एग्रीमेंट में, वही मिस्टेक आपने कर दी। अब क्या बात बोलना चाह रहे हो सर? ऐसा ऐसा एग्रीमेंट, बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब होता है एज पर सेक्शन 20, ऐसा एग्रीमेंट जहां बोथ द पार्टीज आर अंडर अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट विच इज एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट के लिए एसेंशियल थी। जैसे कि आपने क्वालिटी की बात ही नहीं करी, आपने एग्जिस्टेंस की बात ही नहीं करी। मान लो मैं गया घोड़ा परचेज करने फ्रॉम मिस्टर हीथ, मैं मिस्टर हीथ से घोड़ा परचेज करने गया, है ना? घोड़े का नाम था बादल, करेक्ट है? घोड़े का नाम क्या था? बादल। मैं किससे खरीदने गया? हीथ से। हीथ ने बोला सर ठीक है 20,000 रुपए दो और बादल आपका। जब हमारा एक एग्रीमेंट डन हो रहा था, उस टाइम पर बादल की मौत हो चुकी थी, घोड़ा वॉज नो मोर, यानी से उस वो एसेंशियल फैक्ट जिसकी वजह से मेरा और हीथ का एग्रीमेंट हुआ, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ओ, समझ में आ रही है बात? यस नो? आंसर इज यस। तो याद रखना, एसेंशियल मैटर एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, ये कैसे पता चलेगा? ये 5 बातों से पता चलेगा। पंच तत्व: क्वालिटी, एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी, प्राइस, क्वांटिटी। क्वालिटी, एग्जिस्टेंस, प्राइस, क्वांटिटी और आइडेंटिटी। पक्का? ध्यान से समझते हैं। ओके सर, समझ जाते हैं, ध्यान से समझते हैं। बाइलेटरल मिस्टेक आपके सामने है, where both the parties in an agreement are under a mistake as to matter of fact essential to the agreement, then it is bilateral mistake as per section 20, the agreement is void। इस केस में agreement is void ab initio, समझना, void ab initio। सामने वाले मिस्टेक आपने क्या कर दी? क्वालिटी की। मैंने आपसे बोला था मुझे आपके यहां से 10 किलो चावल परचेज करना है, मैंने आपको क्वालिटी बताना ही भूल गया, ठीक है? और आपने भी मेरे से क्वालिटी नहीं पूछी, दोनों को जो क्वालिटी मिली वो भेज दी। मिस्टेक ऑफ क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर। घोड़ा मर गया, एग्जिस्टेंस, है ना? समझ में आ रही है मेरी बात? किसी ऐसी चीज के बारे में एग्रीमेंट कर लिया जो क्या है, जिसकी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन मार्क है, करेक्ट है? प्राइस ही सर्टेन नहीं कर सकते, प्राइस ही कैलकुलेट नहीं कर सकते किसी ऐसी चीज के बारे में, अब उसकी प्राइस ही नहीं कीमत तय नहीं कर सकते। कहने से ऐसा एग्रीमेंट जहां बोथ द पार्टीज आर अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू एग्रीमेंट इज बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है? अच्छा, ये कौन बोलता? ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं दोस्तों, तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन सेक्शन 22 बोलता है यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो बात करता है वेयर एन one of the parties to a contract are under a mistake of matter of fact। एक पार्टी की गलती है तो उस केस में दूसरी पार्टी सू कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सामने वाले के लिए एनफोर्सेबल बाय लॉ रहता है। आपने गलती करी, आप भुगतो, तो सामने वाला आप पे केस फाइल कर सकता है, डैमेज क्लेम कर सकता है, क्योंकि यूनिलेटरल मिस्टेक है। तो सेक्शन 22 बोलता है द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। बट अगर सेक्शन 20 है, बायलिटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, तो ऐसे केस में दोनों पार्टीज आर अंडर एन एग्रीमेंट आर डूइंग मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट विच इज एसेंशियल। मिस्टेक किस बारे में करी? जो फैक्ट एसेंशियल था एग्रीमेंट के लिए, वही वही उसी चीज की गलती कर दी। भाई साहब घोड़ा परचेज करना था, भाई साहब वो घोड़ा ही मर चुका है। समझ में आ रही बात? आप मेरे यहां पर आए, मेरी वॉच की दुकान है, और आपने मुझे बोला गोल्ड प्लेटेड वॉच परचेज करनी है सर, दिखाइए। मैंने आपको गोल्ड प्लेटेड वॉच दी, है ना? और प्राइस भी आपको गोल्ड प्लेटेड वाली ही चार्ज करी। आप आए 2 दिन बाद, सर ये तो गोल्ड प्लेटेड है ही नहीं, इसमें गोल्ड की क्वालिटी ही नहीं है, करेक्ट है? मैंने चेक करा है तो वाकई मुझे पता चल गया, अरे गोल्ड तो है ही नहीं इसमें, कहने से ये कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया, क्योंकि क्वालिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। कहने से ऐसा एग्रीमेंट जहां बोथ द पार्टीज आर अंडर अ मिस्टेक as to matter of fact which is essential to the agreement, then the agreement is void ab initio। But where one party in a contract is under a mistake of matter of fact, then the contract is valid contract। तो यहां जाके हमारा मिस्टेक भी समाप्त हो जाता है। और यहां जाके दोस्तों इस चैप्टर के दो को हमने डिवाइड किया था 4 पार्ट्स में, हमने 2 पार्ट्स में खत्म, दो पार्ट खत्म कर लिए, है ना?
एक बार जाते जाते मिस्टेक के सेक्शन अपन देख लेते हैं। सेक्शन 21 हमने देखा, मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ वॉइड। ठीक है, देन अगर अपन बात करें सेक्शन 20 बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट एज टू जहां पर एग्रीमेंट के लिए असेंशियल थी फीचर्स, है ना, वो 5 बातें, क्वालिटी, एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी, प्राइस और क्वांटिटी। करेक्ट है। तो वेयर बोथ द पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल फॉर द एग्रीमेंट, देन इट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 20। लेकिन सेक्शन 22 बोलता है अगर किसी एक पार्टी की मिस्टेक है, one of the parties in the contract are under a mistake of matter of fact, then the contract is valid contract because सामने वाली पार्टी आपसे सू कर सकती है। दोस्तों यहां जाके हमारा ये जो चैप्टर है इसके 2 पार्ट खत्म हो गए, मेजर चंक हमारा इस चैप्टर का खत्म हो गया है दोस्तों, है ना। बाकी की बातें करेंगे हम कल वाले वीडियो में। कल मैं आपको ये 2 पार्ट भी खत्म करा दूंगा, डोंट यू वरी अबाउट इट, सेम टाइम पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज हमने इस लेक्चर खत्म करने के पहले क्या स्टार्ट किया, सेक्शन 11 से लेके सेक्शन 22 तक। क्या एक बार फिंगर टिप से हो जाएंगे सारे सेक्शन? आंसर इज यस, हो जाएंगे सर। सबसे पहले हमने पार्ट नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर चालू किया जो बात करता है कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से पर्सन है। सेक्शन 11 बात करता है कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टीज 3 होती है, मेजर, अनसाउंड माइंड ना हो, मतलब साउंड माइंड का पर्सन हो, और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाई लॉ, सी स्क्वायर AIF। ठीक है, उसके बाद हम कहां गए सर, सेक्शन 12 में जो बात करता है अनसाउंड माइंड वाले की। अगर परमानेंटली अनसाउंड है वॉइड, सर परमानेंटली साउंड है, ओकेशनली अनसाउंड है, तो जब वो साउंड है तब वैलिड, और जब वो अनसाउंड है तब वॉइड, पक्का। सेक्शन 13 बात करता है कंसेंट की, सेक्शन 14 बात करता है फ्री कंसेंट की, और 5 बातें ना हो, फ्रॉड ना हो, कोर्शन ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, मिस्टेक ना हो, मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो। कोर्शन बात करता है सेक्शन 15 की, इफेक्ट बात करता है यहां पर सेक्शन 19 वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द अग्रीड पार्टी, और बेनिफिट रिस्टोर करने पड़ेंगे। अनड्यू इन्फ्लुएंस, मेंटल टॉर्चर, सेक्शन नंबर 16, है ना। यहां पर रिलेशन होनी चाहिए, एक पार्टी डोमिनेट पोजीशन करे, दूसरी पार्टी सबऑर्डिनेट पोजीशन में हो, और सामने वाले के पास कोई फिजिकल थ्रेट ना हो, मेंटल टॉर्चर ही हो, और यहां पर कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी, या फिर कोर्ट चाहे तो सेटिसाइड कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, और अगर कोई बेनिफिट रिसीव हुए तो अकॉर्डिंगली कोर्ट डिसीजन जो भी सही लगे वो पास कर सकती है। फ्रॉड में यहां पर इंटेंशन है सामने वाली पार्टी को डिसीव करना, ऐसा स्टेटमेंट देना जो आपको पता है कि ट्रू नहीं है, फिर भी आप उसे दे रहे हो ये बोल, जबकि आपको पता है कि वो सच नहीं है। या फिर एक्टिव कंसीलमेंट करना, या फिर ऐसा एक्ट करना जो लॉ द्वारा फ्रॉड डिक्लेयर्ड है, या कोई भी ऐसा एक्ट करना जो फिटेड टू डिसीव दी अदर पर्सन है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉड। ये बात करता है सेक्शन नंबर 17। सेक्शन 18 बात करता है, अच्छा फ्रॉड में अगर इफेक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्री पार्टी, एंड एग्री पार्टी कैन क्लेम डैमेजेस, पक्का। इसके बाद आता है दोस्तों मिस रिप्रेजेंटेशन। क्या बात करते हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन की बात, जो सेक्शन नंबर 19 पर है। किस पे है, सेक्शन नंबर 18 पर है। यहां पर मुझे लगा जो स्टेटमेंट दिया मैंने वो उसको मैं क्लेम कर रहा हूं कि ट्रू है, बट एक्चुअली वो ट्रू नहीं था। यहां मेरी इंटेंशन नहीं थी डिसीव करने की, ना ही अनफेयर एडवांटेज लेने की। यहां पर सामने वाली पार्टी जिसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीड पार्टी, बट यहाँ डैमेज क्लेम नहीं किए जा सकते। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन एक ही बात है। अगर मैं प्रूव कर दूं कि भाई मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो सच लग रही थी मुझे, है ना, और प्रूव कर दूं कि मेरी इंटेंशन कोई रिसीव करने की नहीं थी, तो फिर मिसरिप्रेजेंटेशन, अदरवाइज फ्रॉड। फिर आए हम सेक्शन 20 पर। 19 तो हमने इफेक्ट ऑफ कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया। 20 बायलेटरल मिस्टेक, 21 मिस्टेक ऑफ लॉ, 22 यूनिलेटरल मिस्टेक। तो यहां तक आपने फटाफट से इसको देख लीजिएगा, कोई भी डाउट्स हो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। पीडीएफ की लिंक, क्वेश्चन बैंक की लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डोंट यू वरी अबाउट इट, आपका भाई आपके साथ है। आप मेरे को मेरे नंबर पे 8871296220 पर व्हाट्सएप कर दीजिए कोई भी डाउट हो। और आप कल सेम टाइम हम मिलेंगे इस चैप्टर के बाकी रिमेनिंग 2 पार्ट को खत्म करने के लिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन, और एग्रीमेंट नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वाइड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। चलिए दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।